हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू दी वन शॉट लेक्चर सीरीज विच इंक्लूड्स पीवाईक्यूज। तो शुरुआत करते हैं एक और चैप्टर से जिसकी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन्स। सीईटी वाइज देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है इसका ऑफिशियल वेटेज अगर आप लोग देखोगे तो टेक्निकली 1 से 2 क्वेश्चन इसका वेटेज होना चाहिए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चैप्टर हमें मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आराम से देगा या उससे भी ज्यादा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सारा बेसिक जो भी रिएक्शन का स्टार्टिंग है जो हमें 11th-12th लेवल पे पढ़ना होता है सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देता है जो क्लास 12th में आने वाले उन 4-5 ऑर्गेनिक चैप्टर्स के लिए बहुत अच्छा बेस बनाते हैं। तो चलो विदाउट डिले शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को इस वन शॉट लेक्चर सीरीज में। तो आज का हेडिंग जो है वो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन से। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अपन इस चीज को भी स्किप नहीं करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स अपने पास जो होते हैं, दुनिया भर के जितने हाइड्रोकार्बन्स, पहले तो हाइड्रोकार्बन्स माने वो कंपाउंड जो प्योरली हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हैं, प्योरली हाइड्रोजन एंड कार्बन से। बाद में उसको कुछ फंक्शनल ग्रुप आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, तो फिर वो अलग फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे। तो इसका मतलब कौन सर? हम जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन्स है, डबल बॉन्ड आता है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अल्काइन है, या फिर मान लो एक 6 मेंबर रिंग जिसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो बेंजीन है। तो वैसे ही अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करने चले जाए तो दुनिया भर के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है उसको अपन बेसिक 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ओपन चेन जिसका अल्टरनेट नेम एलिफेटिक भी होता है, और दूसरा होता है साइक्लिक। दोनों में फर्क क्या है? दोनों हाइड्रोकार्बन्स ही है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल एक रिंग बनाता है, चाहे वो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, वट एवर इट में भी। और ओपन चेन में उसको ब्रांच रहेगा, वो स्ट्रेट चेन रहेगा, लेकिन उसमें रिंग नहीं रहेगा। फिर ओपन चेन को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं कि अगर मान लो कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसको अल्केन्स यानी सैचुरेटेड बोला जाता है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। अगेन सैचुरेटेड अल्केन्स में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच वाले, सिमिलरली अनसैचुरेटेड में स्ट्रेट चेन और ब्रांच वाले। साइक्लिक का क्लासिफिकेशन भी समहाउ सेम ही होता है सर। एक होते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक जिसको अली साइक्लिक बोला जाता है। अली साइक्लिक वर्ड याद रखना, अली साइक्लिक यानी सिंपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का चेन है। अनसैचुरेटेड माने उसमें एटलीस्ट एक तो भी डबल बॉन्ड आएगा, एक तो मॉलिक्यूल रिंग है इसलिए साइक्लिक बोला, और डबल बॉन्ड आएगा। अगेन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इसी चैप्टर में ये कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है। एरोमेटिक यानी आसान भाषा में बेंजीन को रिसेंबल करने वाले। नॉन एरोमेटिक माने मान लो 6 मेंबर की रिंग है लेकिन उसमें 2 ही डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो पहला ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है वो हमारे पास है अल्केन्स। अल्केन्स का एक और नाम है पैराफिन्स। ये नाम क्यों दिया सर? क्योंकि ये होते हैं वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। इनको किसी केमिकल में डालो, स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन में डालो तो इसके लिए वैसे ये लैटिन वर्ड से आता है पैरम एफिनिटी। पैरम एफिनिटी माने वेरी लेस एफिनिटी, तो वेरी लेस रिएक्टिव है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हम सभी लोगों को पता है। कार्बन अगर n हो तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स n+2 होते हैं, तो CnH2n+2। सीधा आगे चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किस तरह के, ये अल्केन्स जो है वो किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो देखते हैं, ये ऑलरेडी अपन जीओसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अल्केन्स 2 तरह के आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल या तो कन्फर्मेशनल। अब क्योंकि जीओसी में डिटेल में पढ़ लिया है, अब यहाँ से मैं सिर्फ शॉर्टकट बता दूंगा कि होता क्या है। जैसे स्ट्रक्चरल में ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फिर ये पोजीशन आइसोमर शो करेंगे, इस तरह से आइसोमर शो करते हैं। चेन आइसोमर कैसा सर? मान लो मेरे पास में एक 4 कार्बन की चेन है, एक 3 कार्बन की चेन है और उसको ब्रांच है, तो इसकी चेन अलग है इसलिए चेन आइसोमर। ये 4 लाइन से आए, ये 3 ही लाइन से आए, इन दोनों की जो मेन पेरेंट चेन है वो अलग अलग है। सिमिलरली सर पोजीशन का एग्जांपल बताओ। पोजीशन आइसोमर माने क्या? मान लो मेरे पास एक 5 मेंबर का रिंग था, उसको एक ब्रांच था सेकंड नंबर के कार्बन पे, एक और 5 मेंबर का ब्रांच था और उसको जो ब्रांच था वो थर्ड नंबर पे। 5 और 5 कार्बन का पेरेंट चेन सेम है, फर्क किसका है? ब्रांच का है, उसकी पोजीशन अलग है, तो इसके वजह से इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जो आता है, जो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह में ड्रॉ करते टाइम निकालते हैं, वो होता है इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। एक होता है इक्लिप्स
एंड दूसरा होता है स्टैगर्ड। इनको कैसे जस्टिफाई करते हैं सर? तो इसमें याद रखना, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है, एक फ्रंट कार्बन को मान लो डॉट से निकाला जाएगा, उसके बॉन्ड निकाले जाएंगे। मान लो ये इथेन था, तो एक कार्बन और उसको 3 हाइड्रोजन, और बैक कार्बन को ऐसे सर्किल बनाया जाता है और ये उसके एटम्स हो गए, ऐसे कुछ। अगर बराबर ओवरलैप है सामने वाला बॉन्ड और पीछे वाला बॉन्ड, तो उसको बोलना है इक्लिप्स। लेकिन हम लोगों को क्योंकि पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फ्री टू रोटेट होता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा कि मान लो फ्रंट कार्बन को मैंने लॉक कर दिया, वैसे ही रखा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बैक कार्बन को स्टीयरिंग की तरह घुमा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, और इसको अपन बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये 2 कन्फर्मेशंस होते हैं। फिर उसके बाद सीधा चलेंगे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। टेक्स्ट बुक एकदम लाइन टू लाइन लिया गया है, क्योंकि सीईटी की खासियत है वो लाइन टू लाइन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और रिसेंटली जो है वो सेट्स में एग्जाम हो रहा है, 4 डेज एंड एवरी डे 2 सेट, तो अराउंड अगर 8 टाइम्स एग्जाम होता है, तो जिस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आने थे, अब वहां से 8 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, तो 16 क्वेश्चन आ रहे, तो हर पॉइंट से क्वेश्चन उठता है, इसलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं करा है, सीधे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अच्छा सोर्स जो होता है अल्केन का नेचुरल इंडस्ट्रियल सोर्स, वो होता है क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, जो भी रिसोर्सेज से निकाले जाते हैं, प्यूरिफाई किए जाते हैं। याद रखना, ये एमसीक्यू सीईटी ने पूछा है कि ये जो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से हाइड्रोकार्बन्स निकालते हैं, क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, वो अलग अलग चेन के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, 2 चेन का, 3 चेन का, 4 चेन का, 5 चेन का। इनको सेपरेट कैसे किया जाता है, तो टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट किया जाता है। फिर लैब में कैसे बनाया जाता है, तो सेकंड पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इन लैब। लैब में सबसे पहला सबसे आसान तरीका है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी फ्रॉम अल्किन्स एंड अल्काइंस। आपके पास या तो अल्किन्स रहेंगे या तो आपके पास अल्काइंस रहेंगे। इसका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, इसमें कुछ n नंबर ऑफ H2O डाले जाते हैं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट, अरे सॉरी H2O क्या, H2 डाला जाता है, और इसमें स्पेसिफिक कैटलिस्ट या तो निकल या तो प्लेटिनम या तो पैलाडियम, इसको यूज किया जाता है, और ये सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स में, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ तो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, जिसमें अपने को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। और इसमें होता क्या है कि मान लो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो आप एक हाइड्रोजन को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड था ये एक ब्रेक हो जाएगा और दोनों साइड में एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसको हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है। सिमिलरली सर, अगर मेरे पास एक अल्काइनी ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो इसके वजह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, 2 इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे और उसके साइड में दोनों तरफ से हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसको बोला जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्कीन्स एंड अल्काइंस। नेक्स्ट मेरे पास जो मेथड आता है वो अल्काइल हैलाइड्स से बनाने का मेथड आता है। अल्काइल हैलाइड जो क्लास 12 का पहला ही चैप्टर आता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, उन वाले मॉलिक्यूल से मुझे बनाना है। तो क्या किया जाता है, मेरे पास एक जनरल RCH2Cl ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड है, मुझे करना क्या है, ये हैलोजन निकाल देना है और इसके बदले में हाइड्रोजन लाना है। इसके लिए हम अब इसको बोलते हैं कि अपने को इसमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करना है, माने इसका रिडक्शन करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को निकाल देना है। तो क्या हो जाता है, अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हटाने के लिए नेसेंट हाइड्रोजन का सोर्स डालता हूं, तो मेरे पास हैलोजन जाके जो भी है हाइड्रोजन आ जाता है, अल्केन बन जाता है। तो सर ये रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली याद रख लेना, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला जाता है। Zn प्लस HCl अल्टीमेटली क्या देते हैं, तो ये हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन का रेडिकल या नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। तो अल्काइल हैलाइड के सामने अगर एरो पे ZnHCl दिख गया, तो आपको करना क्या है, हैलोजन वाला बॉन्ड तोड़ देना है, एक हाइड्रोजन हैलोजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को। नो डाउट यहाँ पे बाहर जो जाएगा वो HCl जा सकता है। अगला मेथड मेरे पास है हैलोजन से ही, वो है बाय यूजिंग रिएक्टिव मेटल।
तो अल्काइल हैलाइड्स में आप एक रिएक्टिव मेटल यूज कर लो, उससे भी यही बन रहा है। होता क्या है, तो सबसे पहला बड़ा फेमस VIMP स्टार मार्क रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सभी लोगों को पता है वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, आपके पास दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल आप रिएक्ट करवाते हो। अच्छा मिक्स होने के लिए सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज किया जाता है। इसका बेसिक ट्रिक कुछ ऐसा होता है, अगेन ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है वैसे। इसका बेसिक ट्रिक कुछ ऐसा होता है कि ये जो दो RX है, एक RX इधर से लिखो, एक RX इधर से लिखो, इसके बीच में दो सोडियम लगवा दो। होगा क्या सर, तो ये वाला जब मिक्स करोगे तो ये दो सोडियम दो हैलोजन को निकाल लेंगे और दो NaX यानी सोडियम के सॉल्ट बाहर चले जाएंगे। बचेगा क्या, एक कार्बन और दूसरा कार्बन RR, मतलब जितने भी कार्बन रिएक्टेंट्स में है उसके डबल का प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इस रिएक्शन को स्टेप अप रिएक्शन भी बोलते हो। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इधर जितने कार्बन एक मॉलिक्यूल में थे उसके डबल बन रहे हैं। एक आसान सा एग्जांपल, अगर मैंने CH3Cl ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखना ये रिएक्शन के सामने हमेशा दो लिखा रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। तो मुझे समझ जाना है कि यहाँ से टूटेगा, नो डाउट इसके दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, दो Na के साथ रिएक्ट होगा, Na और Cl चले जाएंगे, बचेगा क्या, CH3CH3। जो भी कार्बन है R उसको डबल करो, RR लिखो, खत्म बात। फिर दूसरा मेथड आपके पास ये भी है कि आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का यूज कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है तो पहले वो सीख लो। अगर मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, उसमें अगर मैं मैग्नीशियम मेटल डाल देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर, तो ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और उसके बीच में Mg आ जाता है, RMgX ऐसे वाला। इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, है ना। तो ये होता है अपना ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है, समझ जाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत है कि ये जब ब्रेक हो जाएगा तो ये R माइनस को देगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पे प्लस आएगा, कार्बन पे निगेटिव आएगा। मतलब जिस कार्बन से ये Mg को अटैच है उस कार्बन पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में टूटेगा जब भी रिएक्शन करोगे। तो आप क्या करते हो, इन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कोई भी हाइड्रोजन देने वाले लोगों के साथ, जैसे एक RMgCl, ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, आप इसमें दो तीन लोग डाल सकते हो, या तो H2O डाल सकते हो, या तो NH3 डाल सकते हो, या तो अल्कोहल्स डाल सकते हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, या फिर इथाइन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ऐसे वाले लोग डालो जहां से H प्लस निकल सकता हो, या फिर जहां पे H पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे H प्लस OH माइनस, H प्लस NH2 माइनस, RO माइनस यानी अल्कोहल अगर है, CH3O माइनस और H प्लस। इथाइन भी एसिडिक होता है, H प्लस छोड़ता है। तो ये R माइनस बड़ा रिएक्टिव होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव, वो वहां से H को उठा लेंगे, इन लोगों से जो मुझे H प्लस मिलने वाला है उसको उठा लेंगे और बनेगा RH। बाहर कौन जाएगा सर, तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो Mg के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल बता दो सर, मान लो मेरे पास था CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे था, इसमें मैंने पानी डाल दिया, पानी यानी होता है HOH। तो क्या करेगा ये वाला जो है कार्बन माइनस में टूटेगा और यहाँ से H को उठा लेगा और CH4 अल्केन बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट में अपने को वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हो गए दो मेथड्स। फिर इतना ही अपने सिलेबस में दिया है अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो आपको क्या लगता है हाइड्रोकार्बन्स यानी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी है, ये पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? तो नो डाउट इनकी पोलैरिटी अगर मैं चेक करूं तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, मान लो मैंने मीथेन ले लिया, कार्बन और हाइड्रोजन में पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ खींचे जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये लेफ्ट में खींच रहा है राइट में खींच रहा है भी कैंसिल हो जाता है, और इसका डाइपोल हो जाता है 0, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर इन नेचर है। अगर मैं इथेन की भी बात करूं, इथेन की जिसमें थोड़े कार्बन ज्यादा आते हैं, उसमें भी सेम ही कहानी है। अगर अपन अच्छे से कंपेयर करें तो बराबर ये लेफ्ट में खींच रहा था, ये राइट में, ये कैंसिल हो गया, ये डाउन खींच रहा है, ये अप खींच रहा है, कैंसिल हो गया, ये डाउन खींच रहा है, अप खींच रहा है, कैंसिल हो गया। और कार्बन की तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, इसका डाइपोल हो गया 0, तो मतलब ये भी नॉन पोलर है। तो अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे जो पढ़नी है वो पढ़नी है बॉइलिंग पॉइंट्स।
याद रखना यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट है, वहां से सीईटी में क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट 4 अल्केन्स दैट इज मीथेन टू ब्यूटेन आर गैसेस इन नेचर। कार्बन नंबर 5 टू 17 जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कार्बन 18 ऑनवर्ड जो होते हैं वो इतना ज्यादा मास होने के कारण सॉलिड बन जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में चेक क्या करना है, तो आपको चेक करना है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो। इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, इफ फंक्शनल ग्रुप इज सेम, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप क्या है वो देखना पड़ता है, जो अगले वाले चैप्टर्स में अपन देखेंगे। अगर मान लो मास सेम है तो फिर आप चेक करोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो मेरे पास एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था, आपको पूछ लिया बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 5 कार्बन का, नो डाउट इसका मास ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया एग्जाम्पल 2 में सेम सेम टाइप के मॉलिक्यूल दे दिए, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 4 है और उसको ब्रांच है, अब आपको पूछा कि इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो इसमें भी 5 कार्बन है, उसमें भी 5 कार्बन है, मास तो टाई हो गया। अब आपको देखना है कि जो ज्यादा स्ट्रेट चेन वाला रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांच वाले के इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, इसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स मुझे क्या कहते हैं, सबसे पहले अल्केन का एक रिएक्शन है हेलोजिनेशन, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और खास करके आपको बता दूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा क्या सर, कुछ नहीं, आपके पास एक अल्केन रहेगा, मान लो मैं ऐसे लिखता हूं RH, यानी कार्बन के सामने हाइड्रोजन का बॉन्ड, इसमें अपन ऐड करते हैं हेलोजन, कोई भी एक हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अपन ने पहले ही बोल रखा है कि अल्केन्स आर पैराफिन्स, पैराफिन्स मतलब वेरी लेस रिएक्टिव। अगर वो वेरी लेस रिएक्टिव है तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक रिएक्शन कंडीशन रखते हैं, यहाँ पे एरो पे लिख के आएगा सनलाइट, ये नहीं लिख के आया तो एच न्यू लिख के आएगा, ये नहीं लिख के आया तो यूवी लिख के आएगा। आपको याद रखना है सनलाइट का होना, यूवी लाइट का होना, या फिर यूवी रेज या फिर एच न्यू का होना, ये हिंट होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। तो ये वाला बॉन्ड फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी मेरे पास फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, और मेरे पास 4 फ्री रेडिकल बनेंगे, R का, H का, X का, ऐसे कुछ। हो सकता है कि रेडिकल खुद के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं, आपको करना है क्रॉस कंबाइन, मतलब R के साथ एक बार X को जोड़ो, H के साथ एक बार X को जोड़ो, क्रॉस कंबाइन करो, तो आपके पास क्या क्या बनेगा, R के पड़ोस में X एक आएगा और H के पड़ोस में X एक आएगा, ऐसे रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या कर दिया, CH4 में Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो होगा क्या, इसके तीनों बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड टूटेगा और उसके बदले में आएगा एक क्लोरीन, और जो हाइड्रोजन बाहर चला गया उसके साथ जाएगा एक क्लोरीन, ऐसे वाली रिएक्शन होती है। याद रहे, हेलोजेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन इस रिएक्शन में। क्यों ऐसा, क्योंकि जब फ्लोरीन फ्री रेडिकल में टूटता है तो इसका पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जब ये टूटेगा तो बहुत एनर्जी क्रिएट करेगा और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स की, मतलब अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा था कि ये CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे था CH2 और यहाँ पे था CH3, इसका मुझे करना था हेलोजिनेशन, मैंने Cl2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो इस रिएक्शन का लिमिटेशन भी समझ लो, इस रिएक्शन का लिमिटेशन है कि पॉली हेलोजिनेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था तो एक ही चला गया, यहाँ पे तो ढेर सारे ऑप्शन हैं, ये और ये सेम है, इनमें से कोई हाइड्रोजन जा सकता है, ये थोड़ा अलग है, इनमें से हाइड्रोजन जा सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये है मेरे पास प्राइमरी टाइप का, ये है मेरे पास टर्शियरी टाइप का, और ये है मेरे पास सेकेंडरी टाइप का। तो सबसे फास्ट कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्वियस है टर्शियरी वाला। क्यों, क्योंकि वहां से H जाके जो फ्री रेडिकल बनने वाला है स्टार्टिंग में, वो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। क्यों, तो उसको ये 3 और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डिसाइड करेगा, इसलिए टर्शियरी का हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होंगे, फिर सेकेंडरी और फिर सबसे स्लो प्राइमरी। फिर अगली वाली बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन होते हैं कंबशन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए सेम होते हैं, तो एक ही बार बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। आपके पास कोई भी एक अल्केन रहेगा, कंबशन करना है, जलाना है, तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी और हमें हीटिंग करना होगा। प्रोडक्ट भी फिक्स होते हैं, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन है, यानी कंबशन वर्ड यूज किया
तो एक तो आपके पास मिलेगा कार्बन का ये मॉलिक्यूल था CO2 और H2O। एग्जाम्पल लेते हैं, सिखा देता हूँ बैलेंस कैसे करना है। मान लो मैंने ले लिया मीथेन और मीथेन का करना है कंबशन। तो प्रोडक्ट तो फिक्स है सर, क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, ये फिक्स होता है कंबशन का। आपको करना क्या है, जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे उतने CO2 पहले तो उड़ाने हैं, तो एक एक बैलेंस हो गया। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको देखना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अकेला है उसको कभी भी बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 4 थे वहां पे 2, उसके सामने लिखा 2। अब ध्यान से देखना, ये हो गए 2 + 2 4 ऑक्सीजन, तो इसके सामने 2 लिखो, हो गया बैलेंस। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक और एग्जांपल दे दिया, C3H8 को अपने को कंबशन करना था, प्रोडक्ट तो फिक्स होता है सर CO2 + H2O। बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले देखो कार्बन को, यहाँ पे कितने थे 3, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे 3। फिर देखो हाइड्रोजन को, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 2, इसके सामने लिखो 4। अब ऑक्सीजन का देखो, यहाँ पे हो गए 3 दूना 6 और 4 10, तो इसके सामने लिखो 5, दैट्स इट। तो ये होती है कंबशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। फिर एक और रिएक्शन जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आएगा, रिएक्शन को बोला जाता है पायरोलिसिस या फिर इसको क्रैकिंग, ऐसा वर्ड भी यूज किया जाता है, क्रैकिंग, है ना। इसमें होता क्या है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, खास करके अल्केन्स, इनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। अब इतना ज्यादा हीट कर दिया, तो जैसे मान लो ये इनके पास हेक्सेन था, 6 कार्बन का, वो रैंडमली ब्रेक हो जाता है, रैंडमली ब्रेक। कैसे, जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन चला गया और ये बच गया आपके पास हेक्सीन और H2। कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक तरफ 4 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन। कभी कभी रैंडम टुकड़े होते हैं, एक तरफ 3 एक तरफ 2 एक तरफ 1, तो इसके रैंडम टुकड़े हो जाते हैं, इसको बोला जाता है पायरोलिसिस, हाई टेम्परेचर पे अल्केन्स का टूटना। एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसको बोला जाता है आपको रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। कंसेप्ट ऐसा है कि आपके पास कार्बन 6 टू कार्बन 10, कार्बन 10 के अल्केन्स रहेंगे, है ना, अल्केन्स। इन अल्केन्स को आप क्या करो सर, आप इनको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर पे हीट करो, जैसे 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर। तो ऑब्वियस है, इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया, अल्केन इवन दो अनरिएक्टिव है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर दिया तो कुछ तो हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगी और स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे, और ये बेंजीन या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर, बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, जरा इस बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास में हेक्सेन था। अब हेक्सेन या तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ 6, या तो फिर थोड़ा ढंग से बनाना है तो ऐसे भी तो बना सकता हूँ। कार्बन तो 6 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, है ना, ये और में बात हो गई। और टेक्निकली यही सही है, सीधा लिखने से अच्छा तो यही सही है। तो अगर ऐसे है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने कंडीशन दे दी 773 केल्विन, मान लो 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक और बात, ये रिएक्शन इफेक्टिव करने के लिए कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, जैसे V2O5 Cr2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड वगैरह की होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने V2O5 ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ और Cr2O3, है ना, अपनी मर्जी। होता ये है कि ये 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे रिंग बन जाती है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं। यही क्यों बनता होगा, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा बेंजीन। गलती से अगर इसको ब्रांच होता तो इसको भी आपको एक जगह पे ब्रांच मिल जाता। तो ऐसा ये कंसेप्ट होता है। ओके, दिस ये जो प्रोसेस है रिफॉर्मिंग का, ये यूज किया जाता है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है गैसोलीन, इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे अल्केन्स का कंटेंट अपने पास हो जाता है खत्म। यूजेस है जो पटापट आप लोगों को पढ़ लेने हैं। फर्स्ट 4 अल्केन्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से जलते हैं, या फिर एज ए फ्यूल एलपीजी और सीएनजी के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सीएनजी पेट्रोल डीजल जो होते हैं वो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स है। लोअर लिक्विड अल्केन्स एज ए सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है, जैसे हेक्सेन वगैरह लैब में सॉल्वेंट मिक्स करने के लिए। अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन, ये सीईटी पीवाईक्यू है, वो रोड सरफेसिंग यानी टार डामर के फॉर्म में यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, जो वैक्सेस होते हैं, कैंडल्स वगैरह होते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइयर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनको एज ए लुब्रिकेंट्स भी यूज किया जाता है। कैंडल्स या फिर कार्बन ब्लैक जो कि इंक्स में या फिर शू पॉलिश में यूज होता है, ये सारे अल्केन्स के यूजेस है। फटाफट देख लेते हैं इनके पीवाईक्यूज।
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन इज यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, अभी अभी देखा था कि अल्केन्स हैविंग मोर देन 35 कार्बन इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अब अगेन बॉइलिंग पॉइंट बोला है तो हमें क्या क्या चेक करना है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग के हिसाब से जाना है, इस तरह से जाना है। तो फिर ध्यान से बताओ आपको क्या लग रहा है, एन हेक्सेन माने नॉर्मल हेक्सेन, तो यहाँ पे क्या आ गया, सारा स्ट्रेट चेन में आ गया। 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन माने 5 कार्बन 2 पे ब्रांच है, देखो मास दोनों का सेम है। 3 मिथाइल पेंटेन अभी भी मास सेम है। 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन अभी भी मास सेम है, माने सब में अगर आप लोग चेक करोगे तो 6 ही कार्बन है, मतलब मास सेम है, तो आप चेक क्या करोगे, ब्रांचिंग, लेकिन ब्रांचिंग का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ब्रांचिंग जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, तो आंसर मिल गया मुझे एन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ब्रोमोइथेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद सोडियम। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अपने को क्रॉस वुड्स के फॉर्म में आता है, ये हेलोजन नाम के चैप्टर में भी आएगा, यहाँ पे आया तो देख लेता हूँ। आपके पास में एक था ब्रोमो इथेन, मतलब CH3 CH2Br, इसमें और बोला है 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन है मतलब CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे है ब्रोमीन, इसमें बोला है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब ये उड्स रिएक्शन जैसा हो गया है ना, उड्स रिएक्शन। अब मेरे को बताओ उड्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर मेरे पास RX है तो उसका बन जाता है RR, मैंने उसका डबल, लेकिन अभी एक R है और एक R डैश है, तो इसके 3 पॉसिबिलिटी होते हैं, इसका प्रोडक्ट एक तो RR बनेगा, माने 2 कार्बन और 2 कार्बन 4 कार्बन बनेगा, R डैश बनेगा, R डैश माने ये सेम सेम वापस आएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, है ना, या तो फिर R और R डैश, क्योंकि रैंडमली कंबाइन होते हैं, रैंडमली माने फ्री रेडिकल बनके, तो 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया, 2 और 3 क्रॉस कंबाइन हो गए तो 5 आ जाएंगे। तो क्या क्या चलेगा, 2 का डबल 4 चलेगा, 4 का डबल 3 का डबल 6 चलेगा, दोनों को मिक्स किया तो पेंटेन, प्रोपेन नहीं चलेगा सर, तो ये रहा अपना आंसर, ये नहीं बनेगा, ये छोड़ के सारे बन जाएंगे। ओके, अगला वाला क्वेश्चन, विच आइसोमर हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो C6H14 के सारे आइसोमर बनाने हैं जो हमने जीओसी में पढ़े थे। C6H14 एक अल्केन है, पहला आइसोमर रहेगा कि लाइन में रहेंगे, फिर आइसोमर रहेगा कि एक कार्बन कम करो ब्रांच यहाँ पे लगाओ, एक कार्बन कम करो ब्रांच यहाँ पे लगाओ, फिर एक पॉसिबिलिटी है कि 4 ही कार्बन रखो और दोनों एक ही जगह पे जोड़ दो, या फिर 4 ही कार्बन रखो और दोनों साइड साइड में जोड़ दो, तो ये सारे पॉसिबल आइसोमर्स है। अब नो डाउट इसमें अगर मुझे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि सब आइसोमर है माने सबके मास सेम है, तो आंसर मुझे ये मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो आंसर जाएगा अपना हेक्सेन, बाकी लोग नहीं। ओके, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम एटॉमिक मास 23 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ इथेन फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, इनका कहना है कि मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, इससे मेरे को क्या करना है, मेरे को बनाना है इथेन बनाना है, इथेन बनाना है, और रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम की, हमें पता है सर, क्योंकि ये ऊर्ज रिएक्शन है, तो ये अगर R है RX, तो यहाँ पे बना है RR बना है, बाहर कौन जाता है, तो ये एक Na और एक Cl, मतलब अगर एक R होता तो एक Na लगता, यहाँ पे मुझे 2 लेने चाहिए क्योंकि डबल बन रहा है, तो फिर 2 Na लगेंगे, 2 Na लगेंगे। अब समझ जाओ यहाँ पे एक इथेन बनाने के लिए सोडियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2, अगर एक का मास 23 है तो मुझे टोटल कितना लगेगा, 23 का डबल लगेगा ना, 46 वगैरह मास लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, द अल्केन फॉर्म्ड ऑन हीटिंग सोडियम ब्यूटेनोएट, ओके, ये वाला एक रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में आ जाएगा। याद रखना अगर मेरे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कुछ ऐसा वाला मॉलिक्यूल होता है, सोडियम का सॉल्ट या सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें किसको क्या पढ़ते हैं जरा ध्यान से देखो, सोडा लाइम यानी NaOH और CO का मिक्सचर, NaOH और CO का मिक्सचर, एक डायरेक्ट ट्रिक से याद रख लेना है कि अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में अगर NaOH आता है तो ये वाला ग्रुप भाग जाएगा, ये वाला ग्रुप कौन कौन भागा है जरा ध्यान से देखना, Na 2 बार है, कार्बन 1 बार है और ऑक्सीजन 3 बार है, Na2CO3, Na2CO3, कैल्शियम ऑक्साइड ये सिर्फ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं है,
ये सिर्फ गलती से पानी मॉइस्चर आ गया तो उसको सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बचा क्या RH, तो मेरे पास बनेगा RH, अल्केन बनेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो दिया है वो दिया है सोडियम ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट माने 4 कार्बन, C डबल बॉन्ड O, और इसका सोडियम का सॉल्ट है ONA। इसमें मैंने डाला है NaOH डाला है। तो अपनी ट्रिक क्या है सर, ये इतना वाला पार्ट हटा दो, Na2CO3 का बचेगा क्या, ये 3 और इसके सामने H मतलब ब्यूटेन बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, तो मेरे पास बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये है मेरा आंसर। ओके चलो, विच मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ मीथेन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन। अच्छा, आप लोगों को जैसे अपन ने देखा है कि ये जो हेलोजनेशन रिएक्शन है, मीथेन प्लस अगर मैं Cl2 कर दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये फ्री रेडिकल है और इसमें जो होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी पॉलीहेलोजनेशन, CH3Cl भी बनेगा, फिर CH2Cl2 भी बनेगा, फिर ऐसे बोलते हैं कि CHCl3 भी बनेगा, इतना ही नहीं CCl4 भी बनेगा। ऐसे मल्टीपल हेलोजिनेशन होने का चांस होता है। तो अगर मुझे क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, क्लोरीन अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार भी ऐड हो रहा है। या तो क्लोरीन को कम रखो इनडायरेक्टली, या तो मीथेन को एक्सेस रखो। तो मैं क्या करूंगा, मीथेन को लेता हूं एक्सेस, एक्सेस माने 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा देन क्लोरीन। ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन इनके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन मीथेन मैंने इतने सारे ले रखे हैं कि हर क्लोरीन सिर्फ एक ही बार ऐड हो रहा है, उसको वापस वापस ऐड होने के लिए क्लोरीन कम पड़ रहा है क्योंकि मीथेन बहुत ज्यादा है। तो इस केसेस में एक ही बार हेलोजिनेशन हो जाएगा। तो याद रखना, इस वाले रिएक्शन में अगर CH4 एक्सेस दे दिया या क्लोरीन के आगे लिखा है 1 मोल या 1 इक्विवेलेंट, तो आप समझ जाना रिएक्शन एक ही बार करनी है, अदरवाइज पॉलीहेलोजिनेशन हो सकता है। क्योंकि इन्होंने मीथेन एक्सेस बोला था तो फिर सिर्फ 1 क्लोरोमीथेन बनेगा, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो नहीं बनेगा। द रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ओके, अब वापस देखना, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया CT 2025 के। प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करनी है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। याद रखना अपन ने बोला था ईज ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन इजीली जा सकता है, इसमें 2 प्रकार के हैं, ये और ये प्राइमरी है और ये वाला है सेकेंडरी। नो डाउट अगर प्राइमरी पे रेडिकल आएगा तो लेस स्टेबल है, सेकेंडरी पे आएगा तो मोर स्टेबल है, तो ब्रोमिनेशन सेकेंडरी पे होगा, तो डोमिनेंट मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा आपका ये वाला बनेगा मेजर, ज्यादा क्वांटिटी वाला, और जो दूसरा था ना 1 वाला वो बनेगा माइनर, इसकी क्वांटिटी मिलेगी सर मुझे कम। तो मेजर प्रोडक्ट में कहाँ पे जा रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि रेडिकल यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल रेडिकल, मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा, मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। ओके, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है मेरा अल्किन वाला अल्केन्स वाला पार्ट। विथ पीवाईक्यूज अपन ने इसको कर लिया है कवर। अब टैकल करते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग, और वो है मेरे पास अल्किन्स। अल्किन्स का दूसरा नाम ओलेफिन्स होता है, क्योंकि अगर इनको वाटर में ऐड करो या फिर इनका नेचर देखो, तो ये मान लो आपके पास येलो कलर, तो प्रिसाइज नहीं है, कलर वैसे नहीं लिखा तो चलेगा, ये ऑयली लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ये ऑयली लेयर बनाते हैं, इसके वजह से इनको एक वर्ड दिया जाता है ओलेफिन्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है, अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2N होते हैं, CnH2n। अगर मैं बात करूं आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म अल्किन्स में जो होता है वापस 2 प्रकार का है। एक तो मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल में क्या क्या चल सकता है, तो अपने पास चेन आइसोमेरिज्म चल सकता है ना, या तो फिर मेरे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म चल सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म चल सकता है, या तो फिर ये लोग रिंग चेन आइसोमर भी दिखा सकते हैं, है ना, रिंग चेन आइसोमर भी दिखा सकते हैं। अब क्योंकि ये जीओसी में कवर किया है, एक एक एग्जांपल देके खत्म कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक 5 कार्बन का चेन था और उसमें एक डबल बॉन्ड था, अब मैंने एक 4 कार्बन का चेन बना के इसको कहीं पे ब्रांच लगा दी। अब ये सर कौन सा आइसोमेरिज्म है, मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ, तो इसमें 5 कार्बन की रूट चेन है और इसमें 4 कार्बन की, तो चेन अगर अलग है तो फिर वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाता है। पोजीशन में क्या, चेन सेम रहती है, ब्रांच की पोजीशन अलग होती है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये ब्यूटेन ये ब्यूटेन सेम टू सेम है, एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच यहाँ पे है, तो ब्रांच का पोजीशन सिर्फ अलग होना चाहिए। रिंग चेन में क्या होता है, तो ये साइक्लो अल्केन्स के साथ रिंग चेन बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ब्यूटीन ले लिया और साइक्लो ब्यूटेन ले लिया, दोनों का फॉर्मूला बराबर सेम ही आता है, C4H8।
तो ये साइक्लोअल्केन्स के साथ रिंग चेन आइसोमर शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है सर? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में होता है अपने पास सिस एंड ट्रांस। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? तो बड़ा डिटेल में एक क्वेश्चन अपन ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कर चुके हैं। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, पहली बात तो उसको दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, ऐसे वाले। जैसे राइट वाले को दो अलग अलग ग्रुप क्या है, एक एच है एक CH3 है, लेफ्ट वाले को एक एच है एक CH3 है। ये पहली कंडीशन होती है। फिर उसमें हम लोग डबल बॉन्ड में देखते हैं, कोई भी एक सेम ग्रुप जो दोनों के पास कॉमन हो, वो अगर डबल बॉन्ड के एक साइड में है तो उसको सिस आइसोमर बोल देना। अगर वही बात होती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक ग्रुप जो सेम है वो अपोजिट में चला गया, किसको? एक को देख लो, है ना। फिर आप क्या करोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखोगे तो जो सेम ग्रुप था कोई भी एक, वो अपोजिट में चला गया, तो इस वाले को आप लोग बोलोगे ट्रांस आइसोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो जीओसी में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग। फिर वापस प्रिपरेशन देखते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप लोग देखोगे तो ये अगेन जो होता है इंपॉर्टेंट, इसके जो सोर्सेस होते हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होते हैं। सबसे ज्यादा जो होते हैं ना, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो होते हैं ना, यही होते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा यूज किसको किया जाता है? तो एक तो इथीन। इथीन को क्यों? क्योंकि पॉलीथीन या बहुत सारे पॉलीमर्स जो डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से बनते हैं। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन बनता है। और ब्यूटेन 13 जो है वो रबर बनाने में काम आता है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, आपने जो शब्द सीखे रहेंगे पॉलीमर चैप्टर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्किन्स है केमिकल इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूं, अल्किन्स अप टू 4 कार्बन जो मिलेंगे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिलते हैं। जैसे इथीन जो होता है, इथीन वो नेचुरल ग्रास, क्रूड ऑयल या से मिलता है। अगर वो लॉन्ग चेन में है तो पैरोलिसिस यानी क्रैकिंग करके उसका इथीन बनाया जाता है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर आप लोगों को बता दूं तो कैसे कैसे बनता है। एक तो इलिमिनेशन रिएक्शन से बनता है या तो फिर एडिशन रिएक्शन से बनता है। इलिमिनेशन में मेरे पास 3 प्रकार है। एक मॉलिक्यूल में से कुछ तो निकाल दो, बचेगा वो अल्कीन रहेगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड्स और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। याद रखना, इस स्लाइड से मिनिमम, मतलब यहाँ पे जो कंटेंट है, मिनिमम 2 क्वेश्चन गारंटीड अपने फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं सीईटी 2026 में। पहला है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इस रिएक्शन का नाम आपने सुना रहेगा, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है सर कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड रहेगा, मान लो मैं एक आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, CH3CH2, इसके सामने है Cl। इसमें कंडीशन क्या क्या चलेगा? तो कंडीशन में एक तो इधर लिखा रहेगा अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, है ना, अल्कोहलिक KOH या NaOH। इसके अलावा क्या चलेगा सर? तो इसके अलावा आपके पास में NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ये वाला यूज करते हैं रिएजेंट। और साथ में कंडीशन होती है हीटिंग की। अगर ये हीटिंग की कंडीशन है तो आप समझ जाओ कि ये रिएक्शन हिंट देता है इलिमिनेशन का। तो होता क्या है, जिस कार्बन पे अपना हेलोजन है, जिसको अपन लिविंग ग्रुप बोलते हैं, उसको अल्फा बोला जाता है, उसके पड़ोसी को बीटा बोला जाता है। आप जो भी न्यूक्लियोफिलिक या फिर बेसिक पार्ट यहाँ पे डालते हो, उसका जो भी निगेटिव पार्ट है ना, जो भी, वैसे न्यूक्लियोफाइल है इसको बेस बोला जाता है। ये क्या करता है, बीटा से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, माने एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। अगर हाइड्रोजन निकाल लिया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो साइड में आ जाएंगे। अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं, है ना, तो कुछ ऐसे, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे, मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन को इधर ऊपर लिखता हूँ। होता यह है कि ये वाला इसको उठा लेता है, हाइड्रोजन चला गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे तो 5वां पॉसिबल नहीं है, तो क्लोरीन चला जाता है। ऐसे कुछ होता है। अल्टीमेटली मिला क्या सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, आपको बस इतना काम करना है कि जहां पे हेलोजन है उस वाले कार्बन और उसके पड़ोसी कार्बन में से एक हाइड्रोजन और हेलोजन HX कम करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है, दैट्स इट। इसको बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अगर मान लो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी होते, कैसे 2 पॉसिबिलिटी होते कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे था CH3 CH, यहाँ पे था Cl, यहाँ पे था CH2 और CH3। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, मान लो अल्कोहलिक KOH और हीटिंग, आपने अल्कोहलिक KOH और हीटिंग से समझ लिया कि एलिमिनेशन की बात हो रही है। फिर आप ध्यान से देखोगे सर, जहाँ पे हेलोजन है, लिविंग ग्रुप है, उसको अल्फा बोला तो उसका एक पड़ोसी बीटा है और एक बीटा डैश भी है, और दोनों अलग अलग है दिखने में, इसका इन्वायरमेंट अलग है, इसका इन्वायरमेंट अलग है। अब प्रोडक्ट 2 बनने के चांस है।
एक बार क्या हो जाएगा, राइट साइड से H और Cl चला जाएगा तो राइट साइड में डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। या दूसरा चांस है कि अगर ये लेफ्ट वाला चला गया, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ऐसा वाला। अब इसमें मेजर कौन, माइनर कौन? तो याद रखना, एक ऐसा अल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, टेक्निकल रीजन, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो, अल्फा हाइड्रोजन, वो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट। और जहां पे डबल बॉन्ड को कम ब्रांचेस हो, यानी कि कम हाइपर कॉन्जुगेशन, कम स्टेबिलिटी, तो आपका बनेगा माइनर इन क्वांटिटी, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ऐसा होता है। और इसी की वजह से, क्योंकि जैसे ध्यान से देखो, इस टाइप वाले कार्बन को देखोगे तो ये सेकेंडरी टाइप का था क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला था 1 कार्बन से अटैच। तो इसी हिसाब से अगर अल्काइल हैलाइड्स में मैं नोट करता हूं कि अगर एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, तो टर्शियरी का बाद में जाके मोर ब्रांच वाला अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए फास्ट भी बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। वही अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स की, जो सीईटी का पीवाईक्यू है, वो अल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसको ज्यादा कार्बन के ब्रांचेस होंगे, आर यानी कार्बन के ब्रांचेस। फिर थोड़ा सा कम स्टेबल कौन, जिसको ब्रांचेस कम रहेगी, माने एक ब्रांच की जगह पे हाइड्रोजन आ गया। उससे भी कम कौन, कि ऐसा वाला जिसको एक एक ही ब्रांच रहेंगे। और उससे भी कम स्टेबल कौन, जिसको मान लो एक ही तरफ से ब्रांच है। उससे भी स्टेबल कौन, मान लो जिसको ब्रांचेस ही नहीं है। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जो ऑलरेडी पीवाई की 2-3 बार आ चुका है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स डिसाइड करता है कि फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स क्या होगा, तो सेम ऑर्डर रहेगा एज अबव, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स का। नेक्स्ट रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन यानी पानी निकाल दो। अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, CH2, जानबूझ के OH नीचे लिखता हूं, राइट में भी लिख सकता था। इसमें अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं, तो क्या हो जाता है, एसिड है तो ये H प्लस देता है, तो यहां से H प्लस और OH माइनस H2O निकल के यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। फिर जो H2O बाहर गया है, अभी अभी H2O बाहर गया था, वही H2O यहाँ से बीटा एलिमिनेशन करके इधर बॉन्ड चला जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे को मिलता है RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे भी प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है सेटजेफ रूल। अच्छा, आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बता दूं, अभी जो अपन ने डिस्कस करा है कि बीटा एलिमिनेशन के अगर 2 अलग अलग चांसेस होते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट मोर ब्रांच वाला बनता है, इसी रूल को बोला जाता है सेटजेफ रूल। मेजर प्रोडक्ट विल बी द अल्किन दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसको ज्यादा ब्रांचेस रहेंगे। ओके, इसका ट्रिक टाइप में बता दो सर। ट्रिक टाइप में बता देता हूं कि मान लो आपके पास में एक RCH, एक H नीचे निकाल दिया, CH2OH है, ये जानबूझ के नीचे निकाला। इसमें आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, तो आपको याद रखना है यहां से H और OH, H2O चला जाता है और उसके बदले में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पे भी अगर 2 चांसेस है राइट लेफ्ट वाले, तो नो डाउट सेटजेफ रूल वर्क करेगा। इसीलिए अल्कोहल का भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, तो टर्शियरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल रहेगा तो ज्यादा ब्रांचेस देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, मतलब अप्लीकेबल टू सेटजेफ रूल। अगला जो रिएक्शन है वो होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। तो पूछेगा सर व्हाट इज विसिनल डायहैलाइड्स। विसिनल डायहैलाइड्स माने एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 पड़ोसी पड़ोसी कार्बन को सेम अगर ग्रुप होता है तो उसको विसिनल कंडीशन बोला जाता है। ये विसिनल डाइक्लोराइड है, पड़ोसी पड़ोसी सेम सेम क्लोरीन। इसमें बस आप क्या कर दो, जिंक डाल दो और इसको हीटिंग करो। जिंक डाल के हीटिंग किया तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा और स्टेबल बनने की कोशिश करेगा। हमें डायरेक्टली याद रखना है, यहां से जिंक Cl2 ZnCl2 चला जाता है। अगर ZnCl2 चला गया तो अपने पास बचा क्या फिर, अगर ZnCl2 चला गया तो अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, RCH डबल बॉन्ड CH2। वैसे इसका मैकेनिज्म भी फ्री रेडिकल टाइप ऑफ होता है, लेकिन उतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है। विसिनल डायहाइड्स में जिंक डाल दो, काम हो जाएगा। तीसरा मेथड है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, देखो अगर आप लोग क्या करो कि इथाइन ले लो, तो आप इससे इथीन बना सकते हो। इथीन कैसे बना सकते हो, आप इसका हाइड्रोजनेशन करो, लेकिन हाइड्रोजनेशन अगर निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल होगा लेकिन
इससे सीधा अल्केन बनेगा, अल्केन, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो ये अल्कीन बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हो ये वाला हाइड्रोजनेशन, है ना। तो ये वाला अल्कीन से नहीं, ये तो सीधा अल्केन बना रहा है, ये नहीं चलेगा। तो फिर सर ये नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आप क्या करते हो, आपके पास एक अल्कीन होता है आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच और आर, आर माने कुछ कार्बन के चेन ले लो। इसमें आप हाइड्रोजन तो ऐड करते हो, लेकिन साथ में आप लोगों ने रिएक्शन दो बार ना हो जाए इसलिए एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो उस कैटलिस्ट के सरफेस को खराब कर देता है वो ऐड किया रहता है। इसको क्या वर्ड यूज किया जाता है? इसको बोला जाता है पैलाडाइज्ड चारकोल, ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। ये नहीं किया तो एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड क्यूनोलीन, है ना, क्यूनोलीन यूज किया जाता है, एक सल्फर कंटेनिंग। ये क्या करता है, ये जो पैलाडियम होता है, पैलाडियम इसके सरफेस को खराब करता है। एक बार रिएक्शन हो गई तो हो गई खत्म, उसके बाद नहीं। एक और बात, जब यहां से हाइड्रोजन होता है तो ये हाइड्रोजन पैलाडियम के सरफेस पे, ये अगर मान लो अपना पैलाडियम है, पैलाडियम मेटल, तो हाइड्रोजन इसके सरफेस पे अटैच रहता है और ये एट ए टाइम एक ही साइड से अटैच हो जाता है, एक ही साइड से, ये इधर से आ गया और ये इधर से आ गया। अब ये दोनों एक ही साइड से आ गए तो हो क्या जाता है, अच्छा मान लो अपन अल्काइन लेके शुरुआत करते हैं ना रिएक्शन, अल्काइन 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 से रिएक्शन करेंगे, क्यों, अल्किन पे रोकना है ना रिएक्शन, तो अल्काइन से रिएक्शन कर दी। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आ जाते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आ गए तो दोनों आर एक तरफ दब जाएंगे और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट सिस फॉर्म में बनेगा। और हमें पता है क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको सिस बोला जाता है। तो याद रखना, जानबूझ के पूछा जाता है कि अल्काइन से सिस अल्किन बनाने के लिए किस रिएजेंट को यूज किया जाता है, तो वो है लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलाडाइज्ड चारकोल या फिर क्विनोलिन जो सल्फर कंटेनिंग होता है, स्ट्रिक्टली सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा। एक और ऑप्शन है जिसको बर्च रिडक्शन बोला जाता है, इससे ट्रांस एडिशन होता है। कैसे सर, तो वही आपके पास में एक अल्काइन था, इस अल्काइन में आपने क्या कर दिया, अब की बार थोड़ा अलग रिएजेंट डाल दिया। अब की बार अपन ने क्या कर दिया, इसमें सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 डाल दिया। याद रखना ये दोनों को मिक्स कर दिया तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं और रिडक्शन करते हैं, माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन एक तो ये लिमिटेड हाइड्रोजन देते हैं और एक एक करके देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन एक एक करके आएगा तो एक हाइड्रोजन इस साइड से आएगा और एक हाइड्रोजन इस साइड से आएगा। एक एक हाइड्रोजन आ रहा है तो एक एक करके आता है, स्टेबल कंपाउंड बनता है। और इसके चक्कर में अपना जो प्रोडक्ट है वो ट्रांस फॉर्म में मिलता है, ट्रांस ट्रांस। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये 1 बाय 1 आ रहा है, 1 बाय 1, और 1 बाय 1 आएगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास फुर्सत है, टाइम है, तो टाइम से स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबल ट्रांस होता है। वहां पे प्रॉब्लम क्या था, दोनों हाइड्रोजन एट ए टाइम आ रहे थे, इवन दो स्लाइट अनस्टेबल है लेकिन सीज बनेगा। ओके चलो, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में मुझे क्या क्या देखना है, तो पहली बात तो याद रहे, अल्किन्स आर आल्सो नॉन पोलर या फिर वीकली पोलर। कैसे सर, जैसे समझ जाओ, अगर मान लो अल्किन बराबर आपके पास में अल्किन ऐसा है सिमेट्रिक अल्किन, सिमेट्रिक यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप्स है, तो फिर डायपोल तो रहेगा नहीं, इसका डायपोल 0 हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसे था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये दोनों साइड में बैलेंस नहीं है, राइट लेफ्ट बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ये स्लाइटली पोलर हो जाएगा, स्लाइटली पोलर हो जाएगा। और ये जो है ये न्यू, तो ये तो सीधा नॉन पोलर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कंसेप्ट वही है। क्या कंसेप्ट है सर बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए? बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए कंसेप्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम फंक्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इन जनरल अल्केन से अल्किन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बोल सकते हो, अगर वो स्लाइटली पोलर वाला है तो। ओके, फिर केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि अगर मेरे पास कोई एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, तो ये डबल बॉन्ड जाके दोनों साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजनेशन। दूसरा इंटरेस्टिंग है कि एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब क्या, जैसे आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे वैसे इसमें हेलोजन भी ऐड कर सकते हो। हेलोजन में कौन कौन चल सकता है, Cl2 या Br2, इनके रिएक्शन अच्छे से मिलते हैं। तो अगर मैं मान लो इसमें Cl2 लेता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो रिएक्शन होने के लिए मदद करता है। होता बस ये है, याद रखना कि ये डबल बॉन्ड जाके दोनों साइड में एक एक क्लोरीन आता है और CH
टू सिंगल बॉन्ड CH2 रहता है, एक Cl इधर एक Cl इधर, हम इसको विसिनल भी बोल सकते हैं, विसिनल डायहालाइड्स बोल सकते हैं। इसी का एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है, माने अगर आपके पास एक अल्केन है एक अल्कीन है, या फिर एक अल्केन और अल्काइन है, आपको पता ही नहीं, दोनों दिखते सेम है, दोनों का कलर भी सेम है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है? तो अगर आपके पास एक अल्कीन या फिर अल्काइन है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, आप उसमें अगर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसको ब्रोमीन वाटर भी बोला जाता है, ये डालते हो, तो ये ब्रोमीन का नेचुरल जो कलर होता है वो होता है येलो या फिर ऑरेंज शेड में, डिपेंडिंग ऑन वो कितना डाइल्यूट है, इस शेड में होता है। अब अगर अल्कीन और अल्काइन है तो डबल बॉन्ड टूट के ब्रोमीन ऐड हो जाता है, अगर वो ऐड हो गया तो ब्रोमीन बचा ही नहीं, ब्रोमीन बचा ही नहीं, तो इसका ये जो कलर है, ये कलर डी कलराइज हो जाता है, डी कलराइज, क्योंकि वो तो कंज्यूम हो गया ना, कंज्यूम हो गया तो बचा ही नहीं, तो ये डी कलराइज्ड हो जाता है। अगर अल्केन होता तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो इसका कलर सिर्फ फेंट हो जाता, लेकिन कलर तो रहता। अगर अल्कीन है तो फिर कलर गायब हो जाता है, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX। क्या होता है? अगर आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कोई अल्कीन है और इसमें आप लोग HCl HBr या HI ऐड करते हो, तो होता यह है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक साइड में H आ जाएगा, एक साइड में Cl आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3। एक और ऑप्शन है सर, क्या ऑप्शन है? ऐसा भी तो हो सकता था कि ये रिवर्स हो जाए, इधर Cl आ जाए और इधर H आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2, इसको मिल गया Cl। क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा ये पहला वाला बनता है मेजर प्रोडक्ट और ये दूसरा वाला बनता है माइनर प्रोडक्ट। कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों? तो याद रखना, एक तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वाली स्टोरी है और दूसरी स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक रूल चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकोज रूल। मार्कोनिकोज रूल कहता है कि अगर एक अनसिमेट्रिक अल्कीन, अनसिमेट्रिक यानी डबल बॉन्ड के राइट में और लेफ्ट में अलग अलग ब्रांच है, तो अगर सेम ब्रांच होती तो फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही रह जाते, मतलब कहीं पे भी क्लोरीन लगाओ नाम तो वही रहेगा। मार्कोनिकोव कहता है कि अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिक अल्कीन हो, अनसिमेट्रिक अल्कीन, उसमें अगर आप लोग एक अनसिमेट्रिक रिएजेंट डालते हो जो प्लस और माइनस में टूटता है, तो कंसेप्ट ऐसा होता है कि ये जो माइनस वाला ग्रुप है विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम्स। जैसे कि ऊपर वाले केस में दो ऑप्शन थे सर, एक तो ये था और एक तो ये केस था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज कौन था? Cl माइनस, तो Cl माइनस विल अटैच टू द ये वाला कार्बन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड या अल्किन सेम ले ले और कभी HI HBr और HCl डाल दे, तो HI का रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, फिर HBr फिर HCl। HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इसलिए वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, HBr का बॉन्ड लेंथ कम होता है और HCl का तो और भी कम होता है, तो जो सबसे ज्यादा बॉन्ड टूटेगा उसका रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। तो मार्कोनिकोज रूल अभी मैंने बता दिया। तो जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, मान लो कुछ ऐसे है ना, एक क्वेश्चन, क्योंकि अभी ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, ऐसे था, मान लो इसमें मैंने डाल दिया HBr, अब क्या हो जाएगा? निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट माने ब्रोमीन माइनस, दो ऑप्शन है इसके पास, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के पास एक हाइड्रोजन है और ऑप्शन 1 के पास 0 हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, वो बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये जो कार्बन को 2 CH3 थे उसी वाले पे अपना कौन आ जाएगा, ढावड़ा ढंग से लिखता हूँ, 2 CH3 ऑलरेडी थे, उसी वाले पे अपना कौन आ जाएगा, एक और ब्रोमीन आ जाएगा और पड़ोसी वाले पे चला जाएगा हाइड्रोजन, तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट में वही ब्रोमीन इस साइड में लगा दो। फिर एक स्पेशल केस है जो सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में चलती है। अगर मान लो आपके पास एक अनसिमेट्रिक अल्कीन हो, आपने उसमें HBr ही ऐड किया है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड किया है। पेरोक्साइड में कौन कौन चल सकता है? या तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड चल सकता है, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड, जैसे एक बेंजीन रिंग C6H5 C डबल बॉन्ड O 2 बार और उसके बाद 2 ऑक्सीजन O2, ऐसा वाला पेरोक्साइड याद रखना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वो अगर है, लेकिन याद रहे सिर्फ और सिर्फ HBr पेरोक्साइड में वर्क होता है
HCl पेरोक्साइड का पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता, इस केस में नहीं। HI पेरोक्साइड में भी पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ HBr पेरोक्साइड अगर है तो भी ये इफेक्ट होता है, तो ही ये इफेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्क होता है HBr में। HCl और HI आया तो अपना मार्कोनिको रूल लगाने का, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द। अब ऐसे अगर है तो पेरोक्साइड्स की वजह से समहाउ मैकेनिज्म का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसका उल्टा एंटी मार्कोनिको रूल। तो इस केस में ओनली मेजर प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा वो ये बनेगा, उल्टा बराबर उल्टा। तो याद रहे कब होता है, HBr पेरोक्साइड में मार्कोनिको के उल्टा करना है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH2 एक अल्किन रहेगा, आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे H+ और HSO4-, मार्कोनिको रूल होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा CH, HSO4 और यहाँ पे जाएगा CH3। लेकिन ये मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं होता जब कार्बन को इतना बड़ा SO3H ग्रुप आ जाता है। अगर आप इसको क्या करोगे, सिंपल एसिडिक कंडीशन में हीट कर दोगे तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, ये वापस यहाँ से टूट जाएगा, इधर H और इधर OH पानी में से आ जाएगा और ये आपको अल्कोहल्स दे देंगे। ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड अल्किन्स पे ज्यादा फास्ट रिएक्शन करता है, तो इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है, एक्सीलेंट मेथड होता है। ओके, अगर मैं बात करूं कि सिंपल अपन ने है ना रिएक्टिव अल्किन जो है, अल्किन्स CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिंपल H3O+ डाल के थोड़ा सा हीटिंग भी कर दिया, H3O+ यानी एसिडिक वाटर, HCl वगैरह पानी में डाला हुआ, तो भी आपको याद रखना है इसका नेगेटिव पार्ट यानी OH- विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ, यहाँ पे मिलेगा तो अल्कोहल लेकिन मार्कोनिको रूल से मिलेगा, इसको आपको याद रख लेना है, ये मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। फिर ओजोनोलिसिस एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कैसे टैकल करना है जरा ध्यान से देखो। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स में आपको याद रखना है कि आपके पास में एक अल्कीन रहेगा, अल्कीन, इसमें आपको पहले स्टेप में बोलेगा कि ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करना है, इससे जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है उसको ओजोनाइड बोलते हैं। ओजोनाइड कैसे याद रखना है कि आपको क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड हटा देने हैं, O3 था, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन एक साइड से लिखना है, 2 ऑक्सीजन एक साइड से लिखना है। अब पुराने बॉन्ड टूट गए तो नए बॉन्ड बनेंगे और ऐसा बनेगा, ये CH2 और ये CH2 जैसे के वैसे लिखा सर, एक ऑक्सीजन अप साइड में जोड़ना है और 2 ऑक्सीजन डाउन साइड में जोड़ना है, ऐसा एक साइक्लिक, ये ऑब्वियसली लेस स्टेबल होता है, ये जोड़ देना है, इसको बोला जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड में स्टेप 2 किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, जिंक के प्रेजेंस में पानी डालते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको यहां से तोड़ देना है, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहा गया, छोड़ दो, अपने से लेना देना नहीं, ये CH2 को, अच्छा उल्टा एरो निकाला है, यहां से तोड़ दो मान लो, है ना, एक यहां से तोड़ दो और एक यहां से तोड़ दो, ऐसा कुछ, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, एक कार्बन के साथ एक, बेसिकली ये बचा है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो नो डाउट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो क्योंकि कार्बन के बॉन्ड 4 होने चाहिए, इसको ट्रिक से सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो अगर अल्किन्स का ओजोनोलिसिस किया तो पहले ओजोनाइड बनता है और फिर वो बन के करता है। इसका डायरेक्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूं, लेकिन इसके 2 काम होते हैं। कैसे काम, जैसे मान लो आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया और इसमें लिखा है ऐसा, दोनों स्टेप एक ही बार लिख दिए, पहले लिखा O3 इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले ऑक्सीडेटिव ले लिया क्या, CCl4, तो ओजोनाइड बनेगा। लेकिन उसके बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजेंट डाल देते हैं, जैसे KMnO4 डाल देते हैं, यहाँ पे क्या था पीछे, जिंक H2O, उसको रिडक्टिव बोला जाता है। अगर ये है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में, अच्छा इसको जानबूझ के R भी लेता हूँ, अरे यहाँ पे R के चेन लेता हूँ, ये बड़ा आसान पड़ेगा, तो यहाँ पे मान लो जानबूझ के R के चेन ले लिया, है ना। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक आपको याद रख लेना है, ट्रिक, डबल बॉन्ड को तोड़ो जी, दोनों साइड में डबल बॉन्ड O को जोड़ो जी, ये इसका ट्रिक वर्क हो जाएगा, है ना, ऐसे करना है। तो मेरे पास प्राइमरी बचा क्या, RC डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मॉलिक्यूल, ध्यान से देखो ऐसे ही हुआ है क्या, बिल्कुल सर, लेफ्ट में भी राइट में भी सेम ही, क्योंकि यहाँ पे KMnO4 लिखा है, इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है।
अगर डबल बॉन्ड O के साइड में हाइड्रोजन है तो उसका एक और बार ऑक्सीडेशन करना है और उसका OH बना देना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अगर एक साइड में H है तो, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। दूसरी केस ऐसी है कि यही अगर मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH और R होता, इसमें मैंने क्या लिखा है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 है और यहाँ पे लिखा है Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो अब की बार आपको क्या करना है, अब की बार सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड में डबल बॉन्डों को जोड़ो, यही बेसिक ट्रिक है, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्डो H बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अगर पहली स्टेप दोनों में कॉमन है तो ओजोनाइड बनेगा, लेकिन दूसरे स्टेप में अगर KMnO4 एसिडिक कंडीशन में है तो अगर डबल बॉन्ड के साइड में H है तो उसका OH बनाओ, अदरवाइज कुछ मत करो। लेकिन ZnH2 है तो सिर्फ डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों साइड में डबल बॉन्डों को जोड़ देना, इतना सा काम करना है। ये था अपना ओजोनोलिसिस। एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो CET पूछ रहा है, अगर मान लो आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन के एक और चांस है, अनसिमेट्रिक अल्कीन यानी डबल बॉन्ड के राइट में लेफ्ट में अलग है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और दूसरे स्टेप में होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या किया जाता है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH वगैरह बेसिक कंडीशन डाल दिया जाता है। आपको दिखेगा रिएजेंट इतना बड़ा, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको डायरेक्टली एक ट्रिक याद रखनी है, आप इस रिएक्शन में H2O का एडिशन करोगे, एडिशन ऑफ H2O, लेकिन रूल फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकोज रूल, एंटी मार्कोनिकोज रूल से ये वाला रिएक्शन सॉल्व करोगे। मतलब क्या हो जाएगा सर, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट H2O का नेगेटिव पार्ट कौन रहेगा OH- विल अटैच द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन, ये आपका स्ट्रिक्टली मेजर प्रोडक्ट रहेगा OH। तो आपको बस ट्रिक याद रखना है, बाकी कुछ लोड नहीं लेना है। अल्किन जो भी रहेगा आपको दिखेगा इतना बड़ा रिएजेंट, आप सीधा ट्रिक से OH- वहां पे ऐड करोगे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, दूसरी जगह पे H। पॉलीमराइजेशन एक आसान सा रिएक्शन है जो पॉलीमर चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो मेरे पास इथीन के N मॉलिक्यूल्स थे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, अगर इसको मैं बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन देता हूं तो ये वाले बॉन्ड आगे 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 ऐसे कंटिन्यू शिफ्ट हो जाते हैं n टाइम्स, और आपके पास एक ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल n टाइम्स रिपीट होता है। ये अगर इथिन था तो इसको मैं पॉलीथीन बोल देता हूँ, पॉलीथीन है ना, पॉलीइथीन। और ये था मान लो इथिन। प्रोपीन होता तो पॉलीप्रोपीन बन जाता, तो ये आसान सा रिएक्शन है। हाइड्रोक्साइलेशन एक रिएक्शन याद रखना है हम लोगों को, ये वन ऑफ द सेकंड लास्ट वगैरह रिएक्शन है। अगर मेरे पास मान लो क्या एक अल्कीन है, इसमें अगर रिएजेंट वो लोग देते हैं अपने को क्या, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट से याद रखना है क्योंकि थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी तो रिएक्शन चेंज होने वाली है। तो इससे क्या होता है, अगर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लिखा तो आपको एक डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों साइड में एक एक OH जोड़ना है, ये इसका बेसिक ट्रिक है, इस ट्रिक से इसको जाना है। एक ही मॉलिक्यूल में पड़ोसी कार्बन पे अगर दो OH आ गए तो ऐसे कंपाउंड्स को ग्लाइकॉल्स बोला जाता है। CH, यहाँ पे भी एक OH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक OH लगा देना है, दैट्स इट। तो ये होगा कुछ रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने क्या दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डाल दिया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो आप लोग क्या करोगे इस केस में, एक डबल बॉन्ड को तोड़ो जी, दोनों साइड में एक एक OH को जोड़ो जी। तो ये CH2 इधर भी OH, ये CH2 इधर भी OH, ऐसा मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा, है ना, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। ओके, अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स में क्या फर्क है, तो देखना, अगर वही एक जो लास्ट पेज पे अपन ने रिएक्शन देखी है अल्कीन है, इस पे मैंने अब की बार क्या कर दिया, KMnO4 ही डाल दिया, लेकिन एसिडिक KMnO4 डाल दिया, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, दोनों में फर्क है। लास्ट टाइम जो था वो कोल्ड डाइल्यूट था, पानी में था, ये अगर नहीं तो और में आप लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 भी डाल सकते हो। यहाँ पे ट्रिक क्या है सर, तो यहाँ पे ट्रिक आपको याद रखना है सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अभी भी क्या करा था सर, पहले तो इसका डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड में डबल बॉन्डों को जोड़ो, और अगर उसके एक साइड में H है तो उसका OH बना दो, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर यहाँ पे H नहीं होता तो फिर कुछ नहीं करना है,
फिर यूजेस ऑफ अल्किन्स देख लेते हैं 2 मिनट में, यूजेस क्या है इसके। तो अल्किन्स हम लोगों ने बोला कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के स्टार्टिंग मटेरियल है जो अभी अपन ने प्रिपेयर करे, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्काइल हैलाइड। इतना ही नहीं, पॉलीमर इंडस्ट्री जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी ये यूज होते हैं। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ शुगर्स सच एज मैंगो, इसमें इथिन यूज किया जाता है, इसको याद रखना है। 2-4 क्वेश्चन फटाफट लगा लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट C ट्रिपल बॉन्ड C टू C डबल बॉन्ड C विथ सिस। अरे सिस याद आया आपको, तो PDC क्विनोलिन, लिंडार्स कैटलिस्ट, है ना। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्किन्स। ये अल्किन्स है। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, अपन डायरेक्ट करेक्ट आंसर लिखते हैं। क्या आप लोगों को ये नोटिस हो रहा है कि इसको 1 2 ये और ये 4 ब्रांचेस है, इसको 2 ही ब्रांचेस है और इसको 3 ब्रांचेस है। तो नो डाउट जितने कार्बन के ब्रांचेस ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये मिलेगा आंसर। अगले वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं। आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखते हैं सर। क्या ये मार्कोनिको रूल है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन है माने 5 है, 3 पे बोला है उन्होंने ब्रोमो और 2 पे बोला है मिथाइल। इसमें डाला है अल्कोहलिक केवेच। अरे अल्कोहलिक केवेच आपको याद रखना है। अल्कोहलिक केवेच जो होता है वो आपको याद रखना है, बीटा एलिमिनेशन करवाता है, बीटा एलिमिनेशन, है ना। बीटा एलिमिनेशन माने क्या सर, ये अगर लिविंग ग्रुप है तो अल्फा, ए भी बीटा है, ये भी बीटा है। लेकिन आपको पता है सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 अल्किन बन रहे, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में, तो वो वाला मेजर बनेगा जिसको ज्यादा ब्रांचेस है, 1 2 और 3 ब्रांचेस। तो इसका नाम क्या पड़ेगा सर, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 एनी, 2 मिथाइल पेंट 2 एनी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है ना इसको। What is the product obtained when alkene is reacted with cold and dilute alkaline potassium? Cold and dilute तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ रखा है, ग्लाइकोल्स बोला जाता है ना, साइड साइड में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। ओके, इसमें Br2 डाला है। अरे सर ये तो आसान सी बात होगी, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड में एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल को नाम क्या दिया जाएगा, तो एक और बार लिख के देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांच थी, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। नो डाउट नंबरिंग लेफ्ट से चलेगी क्योंकि ज्यादा ब्रांचेस है। 2,3 ड्राइब्रोमो 2 मिथाइल, 2,3 ड्राइब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके चलो बढ़िया बात। फिर व्हेन 2 मिथाइल ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, एक और बार मार्कोनिको रूल की कहानी आ गई क्या। कौन है अपने पास, ब्यूट 2 ENE, ब्यूट और 2 पे ENE है और 2 पे ही मिथाइल है। इसमें इन्होंने बोला है कि आप लोग HCl डालो, तो आप लोग ध्यान से देखना रहे। यहाँ पे है CH, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ C है। नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस हिसाब से अपना क्लोरीन इधर आएगा, हाइड्रोजन उधर जाएगा, 1 2 3 और 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, which of the following alkenes on oxidation by केमेनोफोरिन dilute, dilute है ना, H2SO4। अच्छा, पहली बात तो आपको ये समझ में आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका ट्रिक बताता हूँ। एडिपिक एसिड माने 6 कार्बन होते हैं आपके पास, 6 कार्बन, और दोनों के कॉर्नर पे COH होता है, इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। मैं लाइन से भी लिख सकता था, CH2 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 COH COH। तो नो डाउट यहाँ पे जो रिएजेंट डाला है वो क्या डाला है, KMNO4, और वो भी एसिडिक कंडीशन में है। तो अगर ये एसिडिक कंडीशन में है मतलब इधर कुछ अल्कीन ही रहा होगा। ट्रिक क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ो जी और डबल बॉन्ड O को जोड़ो जी। H है तो उसका OH करना है, मतलब आपका जो रिएक्टेंट रहा होगा वो यही रहा होगा। तो आंसर है हिग्स 1 EN, हिग्स नहीं लेकिन साइक्लोहेक्सेन रहेगा, वो ओपन नहीं। अगर ओपन होता तो सीधा 2 टुकड़े हो जाते, याद रखना, 2 अलग अलग टुकड़े हो जाते, तो ये नहीं चलेगा, यही चलेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ HBr पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड देख लिया, पहले तो इसको बना लेते हैं। 2 पे मिथाइल और ब्यूट 2 ENE है, पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिको रूल चलेगा, माने ब्रोमीन माइनस वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे एक था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर मैं प्रोडक्ट निकालू तो ऐसा हो जाएगा, नंबरिंग ब्रोमीन को प्रायोरिटी जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले वाला है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो ये वाला आपका आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस ऑफ ब्यूट 2 ENE। ब्यूट 2 ENE का ओजोनोलिसिस बोल रहा है, सिर्फ ओजोनोलिसिस बोल रहा है तो बस डबल बॉन्ड को तोड़ो जी, दोनों साइड में डबल बॉन्डों को जोड़ो जी, ब्यूट 2 ENE। तो आपके पास क्या मिल रहा है, तो क्या ये 2 कार्बन है, 1 और 2, CH3 C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं, अपन एल्डिहाइड चैप्टर में वापस देख भी लेंगे। ओके,
तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया। ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं सर। ये प्रोपीन है, इसको तोड़ दो, इधर भी डबल बॉन्ड ओ जोड़ो, इधर भी डबल बॉन्ड ओ जोड़ दो, क्या क्या मिलेगा? एक 2 कार्बन का डबल बॉन्ड ओ H मिलेगा और एक ही कार्बन का मिलेगा। इनके नाम ढूंढ लो, आंसर मिल गया सर। एक कार्बन को मिथानल बोलते हैं और 2 कार्बन को इथानल बोलते हैं। नल, दोनों अल्डिहाइड बनेंगे, गलती नहीं। तो नेक्स्ट अपने पास है ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज कॉल्ड एज अल्काइंस। तो अल्काइंस क्या होता है हम सभी लोगों को पता है। अल्काइंस को कोई जनरल नाम तो लिखते हैं नहीं, लेकिन एक है इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2। मतलब अगर कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन रहेंगे 2 टाइम्स ऑफ n-2, उसमें से 2 माइनस करो, इतने अपने पास होते हैं। तो इस पे कुछ ज्यादा चर्चा करते हैं नहीं, सीधा चलते हैं आगे। तो आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइंस कैसे होता है सर? तो आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइंस अगर देखूंगा तो 2 टाइप से मुझे आइसोमेरिज्म दिखता है। एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म माने जैसे मान लो एक आसान सा एग्जांपल ले लिया कि मैंने क्या कर दिया, पेंट 1YnE निकाल लिया और इसके साथ एक और 5 कार्बन का रिंग बनाया और इसका ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आगे कर दिया, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इसमें पोजीशन अलग अलग है। अगर कोई एग्जांपल और देना है किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ या किसी ब्रांच के साथ, तो वही कर दिया। मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रांच निकाली और ऐसे कुछ बना दिया। अच्छा, ब्रांच तो कुछ कहीं और निकालनी पड़ेगी, शायद से यहाँ पे निकाल दिया। फिर मैंने एक और इसका आइसोमर निकाला जिसमें क्या कर रहा हूं मैं, जिसमें मैं कुछ ऐसा निकाल रहा हूं, है ना। तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, ब्रांच अभी भी वही के वही है। तो यहाँ पे सिर्फ पोजीशन बदल रहा है, तो इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आइसोमेरिज्म मिलता है तो वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो एक बात नोट कर लेना, अल्काइंस जो होते हैं, अल्काइंस, अल्काइंस आर रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स विथ साइक्लोअल्किन्स, रिंग चेन आइसोमर्स विथ साइक्लोअल्किन्स। अब इससे क्या मतलब सर, व्हाट इज मीन बाय साइक्लोअल्किन्स के साथ है? तो जरा ध्यान से समझो। जैसे मैंने क्या कर लिया, एक अल्काइन बना दिया 4 मेंबर का, तो ये बन गया मेरे पास अल्काइन। अब मैंने एक 4 मेंबर का ही साइक्लोअल्कीन बनाया, डबल बॉन्ड, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आएगा, तो ये इसका एग्जांपल है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास कुछ कंटेंट ऐसा है, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है अल्काइंस में सफिक्स ये वाला नोमेनक्लेचर लगता है, तो अल्काइंस वाले नोमेनक्लेचर के कंटेंट में मैं कुछ भी नहीं लिखता। हाँ, कॉमन नेम्स में एक बात जरूर सीईटी के लिए मुझे याद रखना है, एसिटिलीन सिस्टीन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका IUPAC नाम वैसे इथाइन होता है, इसका फेमस कॉमन नेम है एसेटाइलीन, एसेटाइलीन या एसेटिलीन, ये मुझे याद रखना है। अगर ये नाम एसेटिलीन है तो यहां से एक और छोटी सी बात याद रखनी है, अगर मैं क्या करता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखता हूं, तो IUPAC में तो ये प्रोपाइन है, प्रोपवाइन ई, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल को एसेटाइलिन बोला जाता है, तो इसको मैं एज अ ब्रांच लेके कॉमन नेम लिख सकता हूं, इसको बोला जाता है मिथाइल एसेटिलीन, मिथाइल एसेटिलीन। सिमिलरली अगर मान लो अपने पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसमें दोनों तरफ से CH3 है और बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको मैं बोलने जाऊंगा डाइमिथाइल एसेटिलीन, डाइमिथाइल एसेटिलीन या एसेटाइलिन बोल दूंगा। तो ऐसे होता है ये कॉमन नोमेनक्लेचर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन कैसे करवाया जाता है सर अल्काइंस का? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मेरे पास जो सोर्स है इंडस्ट्रियल सोर्स, तो उसमें क्या किया जाता है, मीथेन गैस जो कि अपने नेचुरल गैस में आता है, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर 700 प्लस केल्विन पे हीट किया जाता है, तो इसका एक प्रोडक्ट इथाइन मिलता है, CO2 और H2 भी बाहर चला जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है एक कैल्शियम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे होता है कैल्शियम कार्बाइड। इसमें अगर मैं H2O डाल देता हूं तो ऑब्वियस है ये 3 मेंबर का रिंग बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, दोनों बार ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम क्योंकि पॉजिटिव होता है उसके पास OH आ जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के पास H आ जाएगा, तो मेरे पास जो मिलेगा वो मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि अल्कीन, और ये CaOH ट्वाइस बाहर चला जाएगा। इतना ही नहीं, लैब में इनको कैसे बनाया जाता है? तो लैब में अगर मेरे को बनाने हैं अल्काइंस तो क्या किया जाता है, विसिनल डायहालाइड्स ले लो सर। विसिनल डायहालाइड्स मतलब पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे हैलोजेंस ले लो, विसिनल डायहालाइड्स, विसिनल यानी पड़ोसी पड़ोसी पे सेम ग्रुप। इसमें अगर मैं क्या करता हूं,
2 बार बीटा एलिमिनेशन कर देता हूं। 2 बार बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या सर? अगर मेरे पास ये X यानी क्लोरीन ही लिख देता हूं, मान लो ये एक हेलोजन है जो लिविंग ग्रुप होता है, एक हेलोजन है। मैं इसमें स्टेप 1 में क्या कर देता हूं? स्टेप 1 में डाल देता हूं KOH, और नॉर्मल नहीं सर, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग। हिंट मिल गया कि बीटा एलिमिनेशन होने वाला है। जहां पे हेलोजन है उसको अल्फा बोलो, उसके पड़ोसी को बीटा बोलो। यहां पर से जो OH माइनस आएगा वो एक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, डबल बॉन्ड नीचे आएगा और क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास बनेगा कुछ ऐसे, इधर बचा CH2, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर CH, है ना, और इधर अभी भी Cl है। अब इसको क्या करो, इसमें एक और बार थोड़ा अलग बेस, जनरली सोडामाइड NaNH2 डाला जाता है। ये Na प्लस और NH2 माइनस में टूटता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी बीटा एलिमिनेशन करता है। जहां पे हेलोजन है वो अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा। ये बीटा का एक हाइड्रोजन उठाएगा, एक हाइड्रोजन उठ गया तो वहां पर से बॉन्ड इधर जाएगा और ये क्लोरीन भाग जाएगा। अल्टीमेटली बना क्या सर? तो बना क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपने पास बन गया है। तो ऐसी ये वाली रिएक्शन है। तो 2 बार सीईटी में क्या पूछते हैं? सीईटी में सीधा याद रखना, CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे भी एक क्लोरीन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन। एक ही बार में वो लोग ऐसा देते हैं, एक ही बार में ऐसा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, और यहीं पे दूसरा एरो करके लिखते हैं NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 लिखते हैं, या फिर सिंपल इतना रहने देते हैं। आपको समझ जाना है, पहली बार ये बनेगा और फिर अगले स्टेप में वो बनेगा। अल्टीमेटली 2 बार बीटा एलिमिनेशन होके CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा सर। दूसरा मेथड मेरे पास है टर्मिनल अल्काइंस। सीईटी इस पे तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको लगाता हूं स्टार मार्क। क्या किया जाता है कि इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है कि टर्मिनल अल्काइंस यानी एक कार्बन कॉर्नर पे होना चाहिए, इधर से कुछ भी चेन होने दो, कॉर्नर वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो मुझे याद रखना है टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये इजीली RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और H प्लस में ब्रेक हो जाते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक। H प्लस इजीली छोड़ देते हैं। इसी बात का फायदा उठा के इसमें डाल दिया जाता है एक बेस लाइक LiNH2। NaNH2 भी चल सकता है, लेकिन LiNH2 इजी टू हैंडल होता है, इसको यूज किया जाता है। लिथियम प्लस NH2 माइनस। होता क्या है, ये बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस H प्लस को उठाएगा, क्योंकि ये लूज भी करता है। अब इसने लूज कर दिया H प्लस, तो NH2 और ये H NH3 बाहर हो गए सर। बचा क्या? R C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे है माइनस, और इसके पड़ोस में टेम्पररी स्टेबिलिटी देने के लिए आयोनिक बॉन्ड Li आ जाता है। अब ये हो गई स्टेप 1। फिर इसमें अपन क्या करते हैं, इसके रिएक्शन, इससे बनाना है मेरे को इथाइन, तो अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड से, हायर है ना, अल्काइल हैलाइड के साथ इनके रिएक्शन करवा देंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी है ना, सही लिखा है मैंने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। अब हुआ क्या सर, क्योंकि हमें पता है आगे चल के पढ़ना भी है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन चला जाएगा। मिलेगा क्या मेरे पास? मिलेगा कुछ ऐसे, R C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके पड़ोस में R। अल्काइन है, ये स्टेप अप रिएक्शन है, इसमें हाइयर अल्केन्स मिलते हैं, और ये जो R है, ये बाद वाला R अल्काइल हैलाइड से आता है, हमें ये याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ज्यादा चर्चा करते हैं नहीं। एक तो बात करेंगे अपन पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी के लिए मुझे याद क्या रखना है सर? पोलैरिटी के लिए मुझे याद रखना है कि अगर सिमेट्रिक अल्काइंस है, सिमेट्रिक दोनों तरफ से सेम चेन वाले, तो वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूं कि R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश है, ये कुछ अलग चेन है, तो ये स्लाइटली पोलर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये स्लाइटली पोलर या पोलर कैटेगरी में आ जाएंगे। क्यों ये फर्क है? क्योंकि ये दोनों चेन में बैलेंस नहीं होता है ना, तो इस तरह से ये स्लाइटली पोलर में आते हैं। दूसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सर कितनी बार आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग के हिसाब से हमें जाना है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है जो अभी अभी अपन ने रिएक्शन करी थी, कि मुझे याद रखना है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जिनके पास ऐसा वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है ट्रिपल बॉन्ड के पास, तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर मैं इनकी रिएक्शन बेसिस लाइक NaNH2 या LiNH2 के साथ करता हूं, तो ये वाले क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये sp है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस वाले पे डेल्टा पॉजिटिव लाएगा, इजीली उठा लेगा, माइनस हो जाएगा NH3,
और ये माइनस पे टेम्पररी H प्लस में था तो ये Na प्लस टेम्पररी आ जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस था तो इसके प्लस में टेम्पररी Na प्लस आ जाएगा। तो टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक इन नेचर होते हैं, इसका ये प्रूफ है। अगर मैं अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करता हूं तो हाइड्रोजनेशन की ट्रिक हम सब लोगों को पता है। अगर इसमें दो डबल बॉन्ड है जो मुझे तोड़ने हैं तो एक इथाइन या अल्काइन के पीछे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मेरे को लगेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल या तो फिर प्लेटिनम या तो फिर पैलेडियम, ये रिएक्शन होता है। ट्रिक क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ो जी और जितने डबल बॉन्ड तोड़े उतने हाइड्रोजन दोनों साइड में जोड़ो जी, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 अल्केन बनेगा, हाइड्रोजनेशन। इतना ही नहीं, अगर मान लो मैं हेलोजेंस को ऐड करता हूं तो क्या होता है, यहां से आगे जो रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन अल्कीन में होती थी इसमें दो बार हो जाएगी। अल्कीन में एक डबल बॉन्ड था तो अल्काइंस में दो डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें दो मॉलिक्यूल ऑफ अगर हेलोजन में ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट तो सेम रिएक्शन होएगा, दोनों डबल बॉन्ड जाएगा और दोनों साइड में दो बार हेलोजन आएगा, ऐसे याद रखा तो भी चलेगा। यानी CH सिंगल बॉन्ड CH था, इसको एक हेलोजन दो हेलोजन आ गया और इसको भी एक हेलोजन दो हेलोजन आ गया, टेट्रा हेलाइड्स टाइप में कंपाउंड बनेंगे। याद रखना, अगर यहाँ पे मैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 का रिएक्शन करता हूं तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसको बोला जाता है, जो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है। तो अपन पहले ऑलरेडी अल्किन्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किया तो क्या बनेगा सर, तो वापस से देख लो, मान लो मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड CR इस टाइप का एक अल्काइन था। इस अल्काइन में मैं क्या करता हूं, इस अल्काइन में मैं HCl डाल देता हूं। अगेन ये वही अल्किन वाला मैकेनिज्म चलेगा, मतलब क्या, मार्कोनिकोज रूल। मार्कोनिको रूल इसमें तो कुछ वैलिड है नहीं क्योंकि दोनों साइड के चेन सेम ही है, तो H प्लस में गया Cl माइनस में गया, एक डबल बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में H आएगा एक साइड में Cl आएगा। जरा स्टोरी समझना होता क्या है, अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरे पास बनेगा RCH डबल बॉन्ड C के तरफ आ गया Cl और एक और R डैश। अब की बार जब वापस एक और HCl मुझे ऐड करना था, वापस एक और HCl ऐड करना था, अब की बार मार्कोनिको को चांस मिला है। कैसे, स्टेबल कार्बोकैटायन इसके लोन पेयर की वजह से राइट साइड में आने वाला है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड चार्ज रेजोनेंस होगा। तो ये जो Cl माइनस है यानी H प्लस और Cl माइनस, तो निगेटिव पार्ट वापस उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है। मतलब बस इतना याद रखना है कि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जाते हैं और दोनों क्लोरीन या हेलोजेंस जो भी है वो एक तरफ जाते हैं, बस। तो दोनों बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ Cl दोनों Cl एक साइड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड, RCH2 C को दोनों जो भी थे Cl आ गए और इधर हो गया R। तो जेमिनल डायहालाइड बनते हैं, जेमिनल माने एक ही कार्बन पे दो हैलोजन। एडिशन ऑफ वाटर किया तो भी सेम कहानी होने वाली है, यहाँ पर भी रिएक्शन CT में अपीयर होने का चांस है। मान लो आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CR ये वाला अल्काइन था, लेकिन याद रखना ये लोग सीधे सीधे एडिशन ऑफ वाटर नहीं देंगे, ये लोग क्या लिखेंगे आरो पे 40% सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में लिखेंगे 1% HgSO4। आप समझ जाओ कि 40% अगर H2SO4 है तो बचा हुआ 60% पानी है और 1% अगर HgSO4 है तो बचा हुआ 99% पानी है। मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या निकालोगे, तो इसका मतलब है एसिडिक वाटर H3O प्लस, जिसके टुकड़े क्या होते हैं, एक H प्लस और दूसरा OH माइनस। अरे सर वही करोगे जो मार्कोनिको कहते हैं, इसका ट्रिक ये है। अब मार्कोनिको पहले स्टेप में तो लगेगा नहीं, तो एक साइड में OH को जोड़ो एक साइड में H को जोड़ो, ऐसे करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक साइड में OH और एक साइड में H। जैसे अभी अभी बोला था कि एक बार H आ गया तो इधर H ज्यादा हो जाएंगे और इधर H कम है, तो अगली बार वापस एक और डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों OH एक तरफ। अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट, आपको एक चीज याद रखना है कि कभी भी कार्बन पे अगर एक कार्बन पे दो OH आते हैं, एक कार्बन पे दो OH अगर आते हैं तो उसमें से लॉस ऑफ H2O हो जाता है, लॉस ऑफ H2O हो जाता है और बचे हुए ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आता है। यानी अल्टीमेटली अगर H2O चला गया तो मिलेगा क्या, RCH2 C डबल बॉन्ड O और ये R। तो इधर फाइनल आंसर क्या लिखूं, R, इधर CH2, एक कार्बन पे दो OH आ गए तो उसको डबल बॉन्ड O लगाना है, एक H2O चला जाएगा और इधर R। मतलब अल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं डिपेंडिंग ऑन कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या था। फिर यूजेस की बात करते हैं तो सर इनके यूजेस क्या क्या है, तो इनके यूजेस को जरा ध्यान से देख लेना।
इथाइन है एसिटिलीन, जो इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनोन, इथेनोइक एसिड के प्रिपरेशन में यूज होता है। कैसे सर? तो अभी ये वाला रिएक्शन, जैसे अल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। फिर उसके बाद ये जो भी इसके पॉलीमर्स है इथाइन के, तो पॉलीइथीन टाइप के पॉलीमर्स, वो सिंथेटिक रबर वगैरह में यूज किए जाते हैं। इतने ही नहीं, इथीन के तरह इथाइन भी आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज किया जाता है। और सबसे मेन जो सीईटी ने पूछा है, ऑक्सी एसिटाइलिन यानी एसेटीन और ऑक्सीजन, इनका मिक्सचर करके एक फ्लेम बनाई जाती है, जो वेल्डिंग पर्पज या कटिंग ऑफ मेटल पर्पज में यूज किया जाता है ना। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सीईटी 2025 में एक क्वेश्चन आया है, रिसेंटली क्वेश्चन आया है। एक कंपाउंड ए है जिसमें लिथियम अमाइड डाला है। लिथियम अमाइड मतलब LiNH2, मुझे याद आना चाहिए शायद से, एसिडिक नेचर वाला टर्मिनल का रिएक्शन है। यहाँ पे जो ऐड किया था वो ब्रोमो इथेन है, मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे इथाइनिल लिथियम बना है, इथाइनिल लिथियम है। यहाँ से मेरे को वैसे सीधा सीधा हिंट मिल गया कि यहाँ पे इथाइन ही होना चाहिए। क्यों सर? क्यों ऐसे? क्योंकि ये LiNH2 इसका H उठा के NH3 का लॉस होता है, और यहाँ पे बचता क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड C। इसके पड़ोस में टेम्पररी आता है लिथियम, ये माइनस और ये प्लस। इसी को तो इथाइनिल लिथियम बोला जाता है। इसमें डाल दिया ब्रोमो इथेन। ये बस क्रॉस चेक कर रहे हैं अपन कि फाइनल आंसर सही आ रहा है क्या। CH3 CH2 ब्रोमीन। क्या रिएक्शन होती है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये C आएगा और ये ब्रोमीन जाएगा। इसको मैं ध्यान से लिखूं तो क्या मिला मेरे को? मेरे को मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसके आगे CH2 और CH3। बिल्कुल सही है सर, ये ब्यूटाइन बन रहा है, मतलब अपना मॉलिक्यूल कौन था? इथाइन। इसको रिवर्स में सॉल्व करने का भी तरीका है। आप क्या करो, ऐसे रिएक्शन अगर आ गए तो रिएक्टेंट्स को वहां पे डाल के देखो कि वही बनता है क्या लास्ट तक। जैसे मान लो ये ब्यूटीन वाला अगर यूज करता तो इथाइन कैसे बनता है? ऐसा तो कोई रिएक्शन सीखा ही नहीं है, मतलब इन दोनों में से आंसर था। तो फिर आप लोगों को ये आना चाहिए। ओके, सिमिलरली एक और रिएक्शन है अल्काइंस के टर्म्स में। इन्होंने बोला है 1,2 डाइब्रोमो इथेन, मतलब ये इथेन है, एक ब्रोमीन यहाँ पे भी है और एक ब्रोमीन यहाँ पे भी है। अरे जरा समझो बात को, क्या इन्होंने अल्कोहलिक KOH दिया है? अल्कोहल KOH मतलब बीटा एलिमिनेशन, इधर से Br जाएगा, इधर से H जाएगा, और जो A बनेगा वो ऐसे बनेगा, इधर Br है, इधर डबल बॉन्ड और इधर CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो लगाना होता है। सोडामाइड माने NaNH2, मतलब एक और बार बीटा एलिमिनेशन। अब की बार क्या करोगे? इस Br को हटाओ, इस H को हटाओ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, है ना। तो अपने को क्या पूछा है? बी ही पूछा है, तो फिर वापस से आंसर आ गया सर इथाइन। अब जरा ध्यान से देखो, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो करे नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लेना और मुझे बताओ कमेंट में कैसे आ रहे कि नहीं क्वेश्चन। अगला जो कंसेप्ट है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब इस चैप्टर का लास्ट, और वो है बेंजीन। बेंजीन को ही अपन बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली बेंजीन रिलेवेंट कंपाउंड, सारे बेंजीन नहीं, मतलब बेंजीन ही एरोमेटिक होता है ऐसा जरूरी नहीं है, और भी लोग एरोमेटिक है, लेकिन अपने को जो स्टडी करने के लिए दिया है वो बेंजीन दिया है। पहले तो मुझे ये समझे कि एरोमेटिसिटी कंपाउंड क्या होती है। ये नोट किया गया कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड यानी क्या? तो आपको याद रखना है, ऐसे वाले कंपाउंड जिसमें क्या होता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन आसान भाषा में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जो अपन जियोसिन में देखा था। ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से प्लेनर होने चाहिए, ये आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन मॉलिक्यूल्स ने हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है सर? कि जैसे मान लो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मुझे क्या करना होता है, इसमें जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रहे हैं, इनका सम करना होता है। जैसे 3 डबल बॉन्ड है तो हर डबल बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डबल बॉन्ड को पाई बोला जाता है, इसलिए इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का सम जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का सम कितना आना चाहिए? 4n+2, इतने आने चाहिए। n की जगह पे क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, n = 0 1 2 ऐसे चलेगा। माने कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या चलेंगे? 0 रखा तो 2 चलेगा, 1 रखा तो 6 चलेगा, 2 रखा तो 10 चलेगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं। ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक आसान सा ट्रिक आप लोग याद रख लेना। इसके लिए ट्रिक याद रखना है, ट्रिक। जो भी डबल बॉन्ड या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस रेजोनेंस में, इस मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो सम होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर में, शब्द इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे कर रहा हूं, पाई
इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कोई बोलेगा सर इन पेयर्स में क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो वापस रिमाइंड करा दूं, इन पेयर्स में आप लोग डबल बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही बार कैलकुलेट करना है, फिर आप निगेटिव चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप लोन पेयर को कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशन है कि वो उस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो बेंजीन में देखो ना 1 2 3 ऑड है 1 3 5 में से, तो फिर चलेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो दुनिया में सबसे अनस्टेबल माने गए, सबसे अनस्टेबल। इनके कंडीशन क्या, पहली बात इनमें भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ये लोग भी प्लेनार होना मांगते हैं। बस एक चीज है, इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n+2 नहीं, सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n कैन नॉट बी 0, 1 2 3 चलेगा, ऐसे चलेगा। मतलब क्या, जैसे n के जगह पे 1 रखो तो 4 चलेंगे, है ना, n की जगह पे 2 रखो तो 8 चलेंगे, 3 रखो तो 12, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, है ना। एग्जाम्पल बता दो सर, एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो मेरे पास इस तरह का एक मॉलिक्यूल था, अब ध्यान से देखो, इसमें आप लोग देखोगे 2 डबल बॉन्ड है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 कैसे है, इनमें से है, तो ये एंटी एरोमेटिक। इसकी भी ट्रिक सर, बिल्कुल इसकी भी ट्रिक सुनाई जाएगी, बताई जाएगी। जरा समझो इसमें ट्रिक क्या बताया जाता है। इसमें ट्रिक इसका अपोजिट, आपने बोला था कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए, ऑड, इधर क्या होने चाहिए, इवन, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी बॉन्ड्स, पेयर्स इवन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर, पेयर में क्या क्या चलेगा अपन ने लेफ्ट में लिख दिया है, लो डबल बॉन्ड या फिर निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, ये लोग चलेंगे। ओके, फिर नॉन एरोमेटिक क्या, नॉन एरोमेटिक माने ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें या तो कॉन्जुगेशन नहीं है, या तो जो प्लेनर नहीं है, या तो इसके लिए कुछ रूल ही नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है ना, वो प्लेनर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। जैसे मैंने बेंजीन जैसी रिंग तो निकाली लेकिन 2 ही डबल बॉन्ड निकाले, तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। या सिंपल मैंने एक रिंग ही बना दिया, सिंपल रिंग बना दिया, डबल बॉन्ड नहीं निकाला या तो एक ही निकाला, तो ये भी मेरे पास कैसा है, ये भी मेरे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर इविट, पहले बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो केकुले स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर साइक्लिक था, इसके लिए क्या प्रूफ मिले, तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, बेंजीन लिया और बेंजीन का ब्रोमिनेशन किया, जो अपन 2 मिनट बाद करने वाले हैं। इसमें डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब इसमें क्या हो गया, ब्रोमिनेशन होता है, थोड़ी देर में समझेंगे कैसा होता है। इसका एक ही ओनली 1 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिला। अगर ये ओपन चेन होता तो इसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन आया तो 1 ब्रोमो, यहाँ पे आ गए तो 3 ब्रोमो, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते थे। एक ही ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट मिला, इससे पता चला कि वो साइक्लिक है। इतना ही नहीं, इन्होंने क्या करा, इस बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करा। हाइड्रोजनेशन माने यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो 3 H2 लगेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो इनको साइक्लोहेक्सेन मिला। अगर ये ओपन चेन होता तो साइक्लोहेक्सेन नहीं मिलता, स्ट्रेट चेन मिल जाता, है ना। ऐसी कुछ कहानी है। इनको बनाया कैसे जाता है सर, बेंजीन को बनाया कैसे जाता है, तो सबसे ज्यादा फेमस तरीका जो है, इथाइन के 3 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, 3 मोल्स ऑफ इथाइन लिया जाता है और इसको रेड हॉट Fe ट्यूब में से पास करना है, रेड हॉट आयरन का ट्यूब, इसमें से इस इथाइन गैस को पास करते रहना है। ये अपने आप ट्राइमराइज होके बेंजीन बन जाता है। ये सबसे फेमस और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इधर लिखते हैं 3 मोल्स ऑफ इथाइन, इधर लिखते हैं रेड हॉट Fe ट्यूब, ए में कुछ तो भी डाला तो समझ जाओ कि ए बेंजीन है। होता कैसे है सर, ये एक CH था मान लो इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, फिर एक CH था मान लो इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और एक CH था मान लो इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब आप क्या करते हो, इस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रख रहे हो, रेड हॉट Fe ट्यूब में डाल रहे हो, तो ये अनस्टेबल होकर स्टेबिलिटी की कोशिश करेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जरा देखो, जहां जहां पे बॉन्ड नहीं था वहां वहां पे बॉन्ड बना है, तो इनडायरेक्टली बेंजीन ही तो बना है। यहाँ पे कितने बचे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितने बचे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी कितने बचे, डबल बॉन्ड, और नया क्या बना सर, हर जगह पे एक बॉन्ड, तो ये तो बेंजीन ही हो गया ढंग से लिखा तो इस तरह से ट्राइमराइजेशन हो जाता है। दूसरा क्या है, तो आप लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ये बना सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। क्या करते हो तुम, बेंजीन बनाना है तो तुम क्या करते हो, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट सोडियम बेंजोएट लेते हो,
H होता तो बेंजोइक एसिड, Na है तो सोडियम बेंजोएट, ये सॉल्ट है। इसमें अपन ने अभी भी देखा था NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO डालने का, है ना। क्या होता है, ये Na2CO3 चला जाता है और H यहाँ पे आ जाता है, तो बचेगा क्या मेरे पास, बेंजीन बचेगा। बाहर कौन चला गया, Na2CO3। ये वाला रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन, ये अपन ने पहले भी देखा है। इतना ही नहीं, आप लोग फिनॉल का यूज करके भी बेंजीन बना सकते हो। क्या करना है, फिनॉल में बेंजीन के सर पे OH, इस पे आप लोग डाल देना जिंक डस्ट, यानी पाउडर फॉर्म में जिंक डाल दो और हीट करो। जिंक क्या करता है, जिंक इस ऑक्सीजन के साथ ZNO, ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसका ऑक्साइड बनाता है। फिर बचा क्या, O तो चला गया, तो O चला गया तो बचा है सिर्फ आपके पास बेंजीन। इसका कुछ मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है। अगर बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की, तो बेंजीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दिए जो याद रखना वर्थ नहीं है। पानी में ये इनसॉल्युबल रहता है, इनसॉल्युबल है ना, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर है, वाटर पोलर इन नेचर है। ये पानी से भी हल्का है, लेस डेंस है, तो ये अपर लेयर बनाता है पानी में मिक्स किया तो। हाँ, लेकिन ये अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म जैसे स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, क्योंकि खुद भी नॉन पोलर है, स्लाइटली पोलर है। बेंजीन वेपर्स अगर इनहेल कर लिए तो हमारे लिए टॉक्सिक है, इससे हेडेच हो सकता है और अनकॉन्शियसनेस आ सकता है, चक्कर वक्कर आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या याद रखना है सर, तो बेंजीन एक बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। अगर रिएक्शन करने हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते हैं, एडिशन के 2-3 रिएक्शन हो जाते हैं। जैसे कि क्या करके देखा है, बेंजीन में इन लोगों ने क्या करा, बेंजीन में ऐड करा एडिशन ऑफ क्लोरीन, इसका किया क्लोरीनेशन। लेकिन बेंजीन तो स्टेबल है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक रिएक्शन करेगा नहीं, तो क्या करा, ब्राइट सनलाइट, सनलाइट यानी कि यूवी लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसमें यूवी या फिर HNU भी लिखा जाता है, ऐसे कंडीशन में रिएक्शन करी। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और ऐसे 3 क्लोरीन के 6 रेडिकल्स हर जगह पे अटैच हो जाते हैं और आपके पास हेक्सा क्लोरो बेंजीन, उल्टा पढ़ना है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाता है। टेक्निकली इस बात को लेके CET 2025 और 24 दोनों साल क्वेश्चन आए हैं, याद रहे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड में लिटरली डबल बॉन्ड नहीं बचते हैं, वो बेंजीन से बना होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये टेक्निकली बेंजीन है नहीं, लेकिन बेंजीन से बना है। इसका एक गामा आइसोमर गैमिक्सेन एज अ इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, ये भी CET का PYQ है 2025 का। गामा आइसोमर गैमिक्सेन या गैमिक्सेन जिसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम लिंडेन भी है, जो कमर्शियली इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसके अलावा रिएक्शन क्या है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन में अगर आप हाई टेम्परेचर पे अगर आप लोग हाइड्रोजनेशन करोगे, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, तो तीनों डबल बॉन्ड जाएंगे और हर जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाइड्रोजनेशन ये फेमस रिएक्शन, अपने सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे और हर जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एडिशन ऑफ ओजोन, ओजोनोलिसिस ही ये रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ओजोन। अगर आपके पास बेंजीन है और उसमें आप लोग क्या करते हो, ओजोनोलिसिस करते हो, तो पहले स्टेप में तो क्या होता है, आप इसमें O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालते हो। आपको याद है अभी अभी अपन ने पढ़ा है, क्या होता है इस केस में, डबल बॉन्ड टूटता है, एक साइड में 2 ऑक्सीजन, एक साइड में 1 ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड टूटता है, एक साइड में 1 ऑक्सीजन, एक साइड में 2 ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड टूटता है, एक तरफ 2 ऑक्सीजन, एक तरफ 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है कुछ ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कार्बन कार्बन लिख लेता हूँ, सो दैट वो डायग्राम निकालना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बाकी जगह पे क्या हो गया सर, एक साइड में 1 ऑक्सीजन, एक साइड में 2 ऑक्सीजन, एक साइड में 1 ऑक्सीजन, एक साइड में 2 ऑक्सीजन, एक साइड में 1 ऑक्सीजन और एक साइड में 2 ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बन गया। ये बन गया ट्राई ओजोनाइड, अपन इसको ओजोनाइड बोलते थे, 2-3 बार हो गया तो ट्राई ओजोनाइड बन जाता है, बेंजीन का ट्राई ओजोनाइड। लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, जैसे आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, मतलब जिंक के प्रेजेंस में इसमें पानी डाल देते हो, जिंक के प्रेजेंस में पानी, तो क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा, फिर वापस इधर से और ऐसे टूट जाता है ना। तो ये टूटने के बाद आपको याद क्या रखना है, बेसिक वाला ट्रिक। सबसे बेसिक अपना ट्रिक क्या था, तो ट्रिक ये था कि ऑल टुगेदर दोनों मिला के, ट्रिक ये था कि जहां जहां पे डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो जी और उसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड ओ को जोड़ो जी, इसको तोड़ो जी, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ो जी।
दोनों साइड में। इसको तोड़ो जी, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ो जी, इसको तोड़ो जी, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ो जी। जरा ध्यान से देखना, 3 जगह पे बॉन्ड टूट गया तो दो दो कार्बन का कंपाउंड मिल रहा है मुझे, दोनों जगह पे डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। याद रहे इस फेमस मॉलिक्यूल का नाम ग्लायोक्सल है, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल है ना। अच्छा वाई लिखना भूल गया, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल बोला जाता है इसको। इथेन 1,2 है ना, तो इथेनॉल जो होता है ना, तो इथेन 1,2 डायल, 2 बार अल आ जाता है। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन तो हो गए, इसके अलावा बेंजीन खास करके रिएक्शन देता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेंजीन के रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो रिएक्शन देता है, लेकिन अगेन स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन होती है। सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या हो जाता है, तो बेंजीन में आप ऐड करते हो जो चाहिए वो हेलोजन। आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन इन जनरल किया जाता है, खास करके क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। फ्लोरीनेशन परफॉर्म नहीं किया जाता। बेंजीन पे जो चीज ऐड करनी है उस पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए आप लोग इसमें अनहाइड्रस 3-4 रिएजेंट है जिनको लेविस एसिड कैटालिस्ट भी बोला जाता है, उन लेविस एसिड कैटालिस्ट को ऐड कर सकते हो। या तो तुम LCl3 को ऐड कर सकते हो, या तो तुम Fe को ऐड कर सकते हो, या तो FeCl3 को ऐड कर सकते हो, या तो सिंपल रेड फॉस्फोरस, रिएक्टिव फॉस्फोरस, ये कैटालिस्ट को यूज कर सकते हो। इन जनरल एग्जाम में Fe या फिर FeCl3 देंगे। ये क्या करता है, इन 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ये लेविस एसिड कैटालिस्ट होता है। लेविस एसिड कैटालिस्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्या बोला जाता है इनको, लेविस एसिड कैटालिस्ट, लेविस एसिड कैटालिस्ट बोला जाता है। तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी। अब एक Cl विथ इलेक्ट्रॉन चला गया तो दूसरे पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से एक बॉन्ड पोलराइज होकर इस पे अटैक करता है और फिर वापस एरोमेटाइजेशन नाम का स्टेप होता है। आपने इतना याद रखा तो भी चलेगा कि बेंजीन का हेलोजिनेशन हो जाता है, क्लोरीनेशन किया तो क्लोरो और किया तो जो भी है ना। इधर का बॉन्ड दिखाया तो इधर का भी दिखा सकते थे, अपनी मर्जी। और बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एक सीईटी का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, आयोडिनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आयोडिनेशन होता भी है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना सर, एक Cl ऐड हो गया तो उसके जगह पे एक H चला भी तो गया है, वो एक H और ये Cl, ये साथ में क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। अगर मैं आयोडिनेशन करूं तो HI बनेगा, HI रिएक्शन को रिवर्स ले जाता है, ये हमें पता है, क्योंकि HI जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन को रिवर्स करता है, ये ना बने इसलिए आयोडिनेशन नहीं किया जाता है। अगर मान लो आप लोगों ने क्या कर दिया, एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाल दिया, एक्सेस ऑफ क्लोरीन Cl2 भर भर के डाल दिया, एक्सेस 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो अब की बार सिर्फ एक बार नहीं, अब की बार 6 के 6 बार सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हर हाइड्रोजन के बदले में आपको Cl मिल जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल्स लगेंगे लेकिन एक्सेस में, है ना, ऐसे हो जाएगा। नाइट्रेशन में क्या किया जाता है, तो बेंजीन के सर पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाना है तो उसको नाइट्रेशन बोला जाता है। बेंजीन में जो भी ऐड करना है उसके लिए पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, HNO3 एज अ बेस काम करता है और H2SO4 एज अ एसिड काम करता है। अल्टीमेटली हमें NO2+ मिलता है, NO2+, ये दोनों वैसे एसिड है, लेकिन होता है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H+ देता है, और ये HNO3 का प्रॉपर स्ट्रक्चर निकाला तो ऐसे होता है। ये अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करता है और यहाँ से H2O भाग जाता है। अगर H2O भाग गया, लिविंग ग्रुप चला गया, तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अल्टीमेटली देखो NO2+, फिर ये वापस बेंजीन रिंग इस NO2 पे अटैक करेगी और हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन किया तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। सिमिलरली अगर बेंजीन में आप लोग H2SO4 डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड एक्ट करेंगे और हाफ मॉलिक्यूल एज अ बेस। मतलब क्या सर, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक OH और दूसरा OH, ये होता है अपना H2SO4। और कुछ H2SO4 H+ को लूज करेंगे, मतलब आधे डिसोसिएट हो गए आधे नहीं, वापस ये OH अपनी लोन पेयर देके यहाँ से H2O भाग जाएगा, जाने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके अगर चला गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जरा ध्यान से देखो, S पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके आगे 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 और H, SO3H+, तो ये ग्रुप बेंजीन में ऐड हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको अपन पढ़ सकते हैं, SO3H आता है सल्फोनेशन से। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ओलियम होता है, इसको याद रखना।
फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन है, इसमें कार्बन की चेन अगर ऐड करनी है, देखो हेलोजन ऐड करना तो हेलोजिनेशन, नाइट्रोजन NO2 ऐड करना तो नाइट्रेशन, SO3H ऐड करना तो सल्फोनेशन। वैसे कार्बन की चेन अल्काइल ऐड करना है तो अल्काइलेशन होता है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक लेविस एसिड कैटालिस्ट AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 का यूज किया जाता है। लेविस एसिड कैटालिस्ट का काम है कि विद इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगा और आपको मिलेगा बेंजीन रिंग के सर पे ये R। बाहर ऑब्वियस है H और Cl, यहाँ पर का H और वो वाला Cl जाएगा। आसान भाषा में एक एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है, इसमें मैंने डाल दिया CH3Cl, CH3Cl अगर डाल दिया तो काम क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये Cl को लेके भागेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, रिंग में CH3 अटैच हो जाएगा। बेंजीन के सर पे CH3 सभी लोगों को पता है, इसका नाम टोलुइन होता है। तो ये इस टाइप के रिएक्शन है। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन भी होता है, अगर आपको बेंजीन के सर पे असाइल ग्रुप ऐड करना है, असाइल माने ऐसा ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को असाइल ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें आप लोग असाइल हैलाइड ऐड करो, हैलोजन यानी असाइल क्लोराइड वगैरह ऐड कर सकते हो। अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 एज यूजुअल इसको लेके भाग जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और अपना रिंग इस पे अटैक करेगा, अपने को मिलेगा बेंजीन के सर पे, यहाँ पे कौन आ गया C, जिसमें डबल बॉन्ड और पड़ोस में R है। क्या ये कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन बेंजीन के आगे, तो ये कीटोन्स बन जाते हैं। तो ये असाइल ग्रुप ऐड करने को असाइलेशन बोला जाता है। कंबशन रिएक्शन सबके होते हैं, बेंजीन को भी अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे आप लोगों ने अगर बर्न कर दिया, जिसका फॉर्मूला क्या निकलेगा C6H6। कंबशन यानी इसमें O2 ऐड करना होता है, हीटिंग करोगे तो प्रोडक्ट भी फिक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं CO2 प्लस H2, अपन ये बात पहले भी कर चुके हैं। अगर इसको मैं बैलेंस करके लिखूंगा तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने, जितने कार्बन रिएक्टेंट में थे उतने CO2 उड़ाओ, फिर हाइड्रोजन 6 थे तो यहाँ पे 3 लिखो, ऑक्सीजन 6 दूना 12, 13 14 15, यहाँ पे 15/2 लिख दो सर, काम हो जाएगा। तो ये कंबशन रिएक्शन होता है। अब याद रखना कि यहां पर से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा और अगले वाले चैप्टर में जरूरी भी है कि क्या होता है अगर मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे कोई एक्स ग्रुप है, मान लो कोई भी एक्स ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फंक्शनल ग्रुप कुछ भी रहे, तो इसको अगर नंबर देता हूं, मान लो इसको 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6, ये डबल बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, चाहे लेफ्ट में निकालो चाहे राइट में निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब नंबर ऐसे दिया है तो मैं ऐसे निकालता हूं। तो ये जो पोजीशन नंबर 2 एंड 6 है, इन पोजीशंस को ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। 3 और 5 ये जो पोजीशन है इनको मेटा पोजीशन बोला जाता है, और ये जो फोर्थ लास्ट दूर वाली पोजीशन है इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन। तो असल में ऑर्थो यानी कौन कौन, 2 एंड 6, मेटा यानी 3 एंड 5 पोजीशन, और पैरा यानी ये फोर्थ पोजीशन। अब आगे की कहानी, दो प्रकार का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, एक तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, है ना, और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो जैसे हमने एक ट्रिक कल पढ़ाई थी, है ना, लास्ट लेक्चर में, सॉरी जीओसी में एक ट्रिक पढ़ाई थी कि मान लो जब कभी बेंजीन रिंग के ऊपर एक एक्स ग्रुप आता है और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ढकेल सकता है, इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड सामने जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर अगले स्टेप में वो निगेटिव चार्ज नीचे उतरेगा तो ये डबल बॉन्ड आगे जाके निगेटिव चार्ज आएगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा सर, एक और बार ये वाला नीचे उतरेगा तो वापस यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आप नोटिस कर रहे हो निगेटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑर्थो और पैरा पे आया है, तो इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोला जाता है। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन ढकेलते हैं, क्लोरीन लोन पेयर है, ब्रोमीन लोन पेयर है, OH के पास दो लोन पेयर है, CO3H3 लोन पेयर है, NH2 लोन पेयर है, NH2 लोन पेयर। हाँ, बस इतनी बात याद रखनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के, इस एग्जांपल को एक्सेप्शन क्या है, मिथाइल और अल्काइल ग्रुप्स यानी कार्बन के चेन्स। माने कि सिंपल, अगर मेरे पास एक बेंजीन के सर पे यहाँ पे CH3 भी है, CH3 है ना, CH3 भी है ना, इसको जानबूझ के थोड़ा नीचे निकालता हूं। अगर CH3 है तो वो भी वर्क करेगा सर, यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे CH2 और एक जानबूझ के दूर लिखता हूं। क्या आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट याद है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है गायब होके, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो ये जाता है आगे, यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज, और कहानी वही। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे वापस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला काम हो जाता है। ये और नीचे जाएगा तो ये और ऊपर आएगा ये वाला, तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब ऐसे केसेस में अगर आप लोग हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन करते हो, तो ये वाले ग्रुप है, तो आपका जो ग्रुप रहेगा वो पैरा और ऑर्थो पे ही जाएगा। वैसे ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं सर, तो उसके लिए ट्रिक याद रख लेना कि अगर मान लो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और उसके आगे एक ऐसा ग्रुप है जो आगे डबल बॉन्ड से वगैरह अटैच है, ऐसे वाले ग्रुप, जैसे अल्डिहाइड निकाल दिया मैंने, तो ये एक्स ग्रुप वाई से अटैच होता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचेगा, तो ये कार्बन रिंग में से बाहर खींचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर इसको स्टेबल करने के लिए आगे क्या हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आगे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर उसको स्टेबल करने के लिए वापस ये अगला वाला बॉन्ड सामने आएगा, तो यहाँ पे यानी ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, मेटा पोजिशन है, तो इसलिए इनको मेटा डायरेक्टिंग बोला जाता है। और रिंग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाले ग्रुप्स हो गए सारे। याद रखना कुछ ऐसे ग्रुप जिनमें लोन डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उनपे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, है ना। ये कुछ बात हो गई। अगेन लास्ट टॉपिक कुछ ऐसा कहता है कि हम लोगों को कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे। तो बेंजीन ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग होता है। इतना ही नहीं, बेंजीन को मदर ऑफ ऑल कार्सिनोजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है उसमें बेंजीन की रिंग आती ही है, मतलब बेंजीन रिंग और कुछ ग्रुप्स होते हैं। इतना ही नहीं, और ठीक है, टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, ये जो भी कंपाउंड्स है इसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं जो इन जनरल जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक वगैरह होते हैं। लिवर में अगर अपन ने मान लो बेंजीन इनहेल कर लिया या समहाउ लिवर में गया, तो इसका इपॉक्साइड बनता है। इपॉक्साइड जिसको बेंजोपायरीन नाम दिया जाता है, और उसका इपॉक्सीडायोल बनता है। अगेन ये वाले रिएक्शन हमें देखने नहीं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इपॉक्साइड्स बनते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने डीएनए के साथ रिएक्ट करते हैं और म्यूटेशन में सेल ग्रोथ ज्यादा हो गई तो कैंसर है, या कुछ ऑर्गन डिफॉर्मिटीज या जो भी है, तो वो होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गई बात। करते हैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल फॉर बेंजीन ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या अपन ने आयोडीनेशन के बारे में अभी पढ़ के रखा है 2025 में क्वेश्चन, क्योंकि आयोडीनेशन अगर किया तो HI बनता है जो रिएक्शन को रिवर्सिबल लेके जाता है। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ए है यहाँ पे एसेटाइल क्लोराइड। अब ये वाले नाम हम लोगों को सीखने हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ लेना। कॉमन नेम एसेटाइल क्लोराइड, एसेट माने 2 कार्बन और ये एसेटाइल क्लोराइड है। इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन करी है और बोला है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो एक तो बना है 1 क्लोरो एसेटोफिनॉन, ये वाला बना है ना, इसको एसेटोफिनॉन पढ़ते हैं। और एक बोला है कि 4 क्लोरो बना है। आप मेरे को बताओ क्या ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई सर कि ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में ये असाइल ग्रुप तो बेंजीन रिंग में अटैच होता है, बेंजीन रिंग में। बस इतना याद रखना कि बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा, ये यानी ऑर्थो और ये यानी पैरा है। ऑर्थो, अच्छा सॉरी मैंने गलती से इधर लिख दिया, ऑर्थो और पैरा है, C डबल बॉन्डो CH3, ऑर्थो और पैरा है। तो इसका मतलब ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और क्लोरीन ऑलरेडी वहां पे लिखा है, मतलब ये क्लोरोबेंजीन ही होना चाहिए, दूसरा होने का तो चांस ही नहीं। इसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव रेजोनेंस होता है, ये ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज लाता है, एक बार ऑर्थो से अटैक हो गया, एक बार पैरा से, तो क्लोरोबेंजीन आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब की बार फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन है। इन्होंने बोला है कि क्लोरोमीथेन ऐड कर रहे हो आप, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और ऐसा करने से आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको एक तो मिल रहा है 1 क्लोरोटोलुइन। बेंजीन पे CH3 लगता है तो उसको टोलुइन बोला जाता है, इसके रिस्पेक्ट में 1 क्लोरो है। और 4 क्लोरो से मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे जो Cl है यहाँ पे CH3, ये टोलुइन हुआ तो ये 4 पे क्लोरो चला गया, ये मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन रहेगा सर, नो डाउट सर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ही रहा होगा, क्योंकि वही तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये क्या करता है, AlCl3 इसको लेके उठा लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो एक बार, तो क्लोरोबेंजीन ही आंसर मिल गया, है ना।
तो ये वाला, तो यहाँ पे अपना हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हो जाता है खत्म। तो मेक श्योर कि आप लोग ये जो वीडियो लेक्चर है अच्छे से देखोगे। खूब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। याद रहे ये बहुत क्रूशियल टाइम है, जो भी हमारा एग्जाम है जिससे कॉलेज मिलने वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे दोस्त होंगे या फिर लोग दिखेंगे जो टाइम पास कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो उनको एक प्यारा सा जवाब आप लोग दे देना कि आप लोग उनसे कहना, वो बोलेंगे आपको कि चलो भाई खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ और पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपको, है ना, आपको मतलब है ना, बोलेंगे कि चलो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो भी है। तो आपको बस उनको एक बात बोलनी है कि मुझे फुर्सत ही कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत ही कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं पढ़ाई से निकलूं तो जमाना देखूं। तो बिल्कुल थोड़ी दिनों के लिए ही आप लोगों को पढ़ाई जमाना ही देखना है अल्टीमेटली, लेकिन कुछ दिन ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको अच्छे से है ना पढ़ाई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।